यूट्यूब स्टार्ट हो गया सर। हाँ जी सर, आगे देख रहा हूँ। स्टार्ट हो गया। हाँ जी सर। Good afternoon, all the students. All my co-panelists, supporting team on YouTube. Good afternoon to all of you. सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. I hope my voice is clear and loud. बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी पूरी टीम का एक परिचय आपसे कराना चाहता हूँ. सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ. माई सेल्फ पुनीत गोला, लेक्चरर कॉमर्स. आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन आरपीवी लिंक रोड, करोल बाग. और मेरे साथ जो मेरी अकाउंटेंसी की टीम है उनमें अरुण सेठी सर हैं, अनीता करदम मैम हैं, तरुण मित्तल सर, नीलम शर्मा मैम, मुकेश शर्मा सर, शिवम सर. ये सब हमारी अकाउंटेंसी की टीम है. और साथ ही हमारे पास बीएसटी का पैनल भी है जो हमारे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहता है और पूरे सेशन में वो अवेलेबल भी रहेगा. और उस बीएसटी की टीम में जो हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं उसमें ज्योत्सना डावर मैम है, आशा सेठ मैम है, शंकर दत्त फुलारा सर हैं, ज्योति कौशिक मनन मैम है, महेश जैन सर हैं, अनुराधा बोस मैम है. तो ये पूरी की पूरी टीम जो है वो आप लोगों के लिए काम कर रही है बेटा. और हम सबका कलेक्टिव और ग्रुप एफर्ट है कि हम आप लोगों की एस्पिरेशन पर क्लासेस ले पा रहे हैं.
बेटा जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं और ये संदेश खास उन बच्चों के लिए है जो ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इस ऑनलाइन क्लास की जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, इसमें दोनों पार्टीज, स्टूडेंट और टीचर, आपको दिख रहे होंगे। स्टूडेंट को 90 मिनट की क्लास लेने के लिए क्या एफर्ट करने पड़ रहे हैं और एक टीचर को 90 मिनट की क्लास देने के लिए क्या एफर्ट करने पड़ते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एज अ टीचर 90 मिनट का स्लाइड शो बनाने के लिए हमें 8 से 10 दिन दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पीपीटीज तैयार करनी पड़ती हैं, उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, बार-बार उसमें काट-छाँट करनी पड़ती है, अपने एक्सपर्ट्स की राय को फिर से इंक्लूड करना पड़ता है और तब जाके हम एक प्रेजेंटेशन तैयार कर पाते हैं 90 मिनट का, जो हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो बेटा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वैल्यू एंड रिस्पेक्ट द एफर्ट्स ऑफ योर टीचर। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी उसको सीरियसली लें। इस पिक के अंदर टीचर दुखी नहीं है, टीचर जो है वो इस बात को लेके चिंतित है कि कोई भी एस्पेक्ट जो है वो छूट ना जाए बच्चों को समझने से। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बेटा आप लोग अपनी तरफ से वो एफर्ट्स डालें जो एज अ स्टूडेंट आपको डालने चाहिए। जब आप लोग YouTube के ऊपर अपने पबजी के बारे में, आप जब अपने इंस्टाग्राम आईडीज के बारे में शेयरिंग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो बेटा हमें गुस्सा नहीं आता, थोड़ा सा दुख होता है ये देखकर कि हम लोग इतनी एफर्ट्स करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और आप उसको जो है किस वे में ले रहे हैं। और ये बात मात्र 5 या 6% बच्चे ही ऐसा करते हैं, बाकी सारे बच्चे बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत सिंसियरली क्लास को अटेंड करते हैं और रिस्पॉन्सेज भी देते हैं। ये सार्केस्टिक जो पिक है वो सब बच्चों के लिए नहीं है, तो सब बच्चे इसको गलत ना लें। सिर्फ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट सीरियसली लेते हैं। तो बेटा हम आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टाइम शुरू होने ही वाला है। उससे पहले कुछ गाइडलाइंस हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि हम टाइमली अपने सेशन को स्टार्ट कर पाएं। कई बार बच्चों की शिकायत आती है कि सर स्क्रीन सही नहीं आ रही है, तो स्क्रीन के लिए बेटा आप क्या कर सकते हो, अपनी स्क्रीन को पहले आप रिफ्रेश करके देखें। रिफ्रेश करने के बाद भी अगर ब्लर आती है तो आप उसका रेजोल्यूशन चेंज करें। 480p एक रेजोल्यूशन होता है जिसके अंदर एक आइडियल वीडियो आपको दिखाई देता है, तो आप उसमें देखिए। और ये आपके फुल स्क्रीन मोड पे जाएंगे, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, राइट हैंड साइड कॉर्नर के ऊपर एक बॉक्स बना होता है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन मोड आ जाएगा ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है वो और ज्यादा एक्सपेंड हो जाए। उसके अलावा आप सिर्फ अपने डाउट्स के लिए चैट का इस्तेमाल करें, अननेसेसरी चैट ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें गुस्सा नहीं, हमें दुख होता है जब हम आपकी अननेसेसरी चैट्स जो है उसमें देखते हैं। इसके अलावा आपका शेड्यूल जो है वो हमारी एस्पिरेशन, आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट के थ्रू तो आपको उसमें क्लासेस का शेड्यूल दिख जाएगा। आपको अपने रिकॉर्डेड सेशन दिखाई देंगे। बार बार बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि सर हमारा ये क्लास दोबारा ले लीजिए, हमारे टॉपिक दोबारा ले लीजिए। तो बेटा सबसे बढ़िया है आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप उसमें जाकर अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखें और उसको देखकर जो पर्टिकुलर डाउट है उसी को बार बार रिपीट करके देखें, तो वहीं से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ साथ आपके पास असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं। हम हर स्लाइड के एंड में असाइनमेंट शेयर करते हैं। कुछ न कुछ होम असाइनमेंट आपके पास रहता है तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके पास नई पुरानी जैसी भी बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने डाउट जो है वो सबमिट कीजिए डाउट बॉक्स में जाकर, और हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जहां तक मैक्सिमम पॉसिबल होता है हम उन डाउट्स को लेते हैं। इसके अलावा हमारी जो ऐप है उसके अंदर आपको कुछ और फीचर्स भी दिखते हैं। चैप्टर टेस्ट है, टेस्ट जिम है, क्लास नोट्स हैं, फन एक्टिविटीज हैं आपके पास। और आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नीचे एक लिंक है जिसके ऊपर आप क्लिक करके अपने डाउट डाल सकते हैं, और अब ये लिंक जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप अपनी किसी भी समस्या के लिए जो संपर्क है वो इस सपोर्टिंग लिंक से करेंगे।
ये अब आपका लिंक है जिसके माध्यम से आप अपनी किसी भी परेशानी का हल ले सकते हैं। तो बेटा अब हमारा टाइम हो गया है 12:30, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। अच्छा, उससे पहले कुछ बच्चों के डाउट्स भी थे, जो प्रीवियस चैप्टर या प्रीवियस डाउट्स जिसको हम कहते हैं, हम 2-4 मिनट वो भी ले लेते हैं। जैसे पहला डाउट है आपके सामने स्क्रीन पर है, हाउ डू वी एबल टू रिकॉग्नाइज अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इफ इसकी जगह इफ होना चाहिए, द डेट इज नॉट गिवन। अगर डेट गिवन नहीं है तो हम किस तरीके से पहचाने कि ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है, ये पूछा है हमसे गुनगुन खन्ना ने। तो बेटा लास्ट क्लास में भी सर ने ये बात एक्सप्लेन करी थी। यूजुअली डेट मेंशन होती है, कैपिटल एज ऑन करके बता रखा होता है, कैपिटल इन द बिगिनिंग, कैपिटल एट द एंड, कोई ना कोई हिंट आपके पास जरूर मेंशन होता है जिससे आप पता लगा सकें कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। फिर भी नहीं पता चलता तो आप क्या कर सकते हो बेटा, उसको ओपनिंग एज्यूम कर लेना। दूसरा डाउट है हमारे पास, प्लीज रिवाइज ऑल द जर्नल एंट्रीज ऑफ चैप्टर 2। तो बेटा इतना आसान नहीं है, अगर हम रिवीजन के वर्क में इतना ज्यादा काम करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आई सजेस्ट यू या आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर आपके एस्पिरेशन अकाउंट में डले हुए हैं, आप बार बार उनको देखिए। आप बार बार उनको देखेंगे, देखने से आपकी जो मेमोरी है वो बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाएगी। ये प्रिया जुएल ने हमसे ये प्रश्न पूछा था। अब नेक्स्ट आउट है हमारा, 21 मई का प्रैक्टिस सेशन करा दो। ये विकास कह रहा है बेटा, प्रैक्टिस सेशन में भी वही चीज होगी जो आपकी 21 मई की क्लास में था, तो इट इज बेटर कि पहले आप उस क्लास को देखो। फिर भी अगर हमारे को आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे को डाउट बॉक्स में जाकर अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। और जब हमारा एक कोर्स जो कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम लोग भी रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है, प्लीज एक्सप्लेन द टॉपिक मैनेजर एडमिटेड एज अ पार्टनर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स। ये कंचन कुमारी ने पूछा है बेटा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है। कभी कभी क्या होता है कि बुक्स के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक दे दिए जाते हैं जो हमें अपने लेवल पे नहीं पढ़ने होते, लेकिन फिर भी क्योंकि वो पार्ट ऑफ द बुक है तो बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी आती है कि वो हमें पूछ लेना चाहिए। तो बेटा आगे कभी हम डाउट सेशन लेंगे तो उसके अंदर आप इस बात को जरूर कंसीडर करेंगे। अभी आप उसको अवॉइड करके चलोगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट डाउट है हमारे पास, सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ऑन आईओसी। आईओसी मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किशोरी कुमारी इसका जब क्वेश्चन था, बेटा आपने शायद गलत सुन लिया है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपकी दो टाइप की ड्राइंग्स थी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का इफेक्ट जो है वो आपकी कैलकुलेशन पे पड़ता है। वाई वी नीड टू गिव गारंटी टू पार्टनर, हमें पार्टनर को गारंटी क्यों देनी पड़ती है? तो बेटा ये तो एक पार्टनर है, अगर आपको उससे कुछ काम लेना है, आप उसको चाहते हो कि वो आपके साथ जुड़ा रहे, आपका कोई बिजनेस का कोई हित जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो भाई आप उसको गारंटी देकर अपने बिजनेस में पार्टनर के तौर पे शामिल कर सकते हो, या गारंटी देकर उसको पार्टनर के तौर पे पार्टनर बनाए रख सकते हो। फिर एक डाउट है, सर अगर हमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो फिर हम गारंटी जितनी होगी उतना ही लिखेंगे या फिर जितना प्रॉफिट फर्म का हुआ है वो देंगे? शुभम वर्मा, आपको मैं बताता हूँ बेटा, गारंटी का जो टॉपिक है वो ओनली फॉर द मिनिमम प्रॉफिट है। गारंटी फॉर द मिनिमम प्रॉफिट होती है, मैक्सिमम के लिए नहीं होती। यानी कि अगर आप उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर गारंटीड अमाउंट से ज्यादा शेयर बनता है किसी पार्टनर का तो उसको ज्यादा ही मिलेगा। गारंटीड अमाउंट उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मिनिमम गारंटी तक के लिए होती है। नेक्स्ट डाउट है, एस्पिरेशन टीम प्लीज अनब्लॉक मी फ्रॉम लाइव क्लासेस, सॉरी अगेन, कभी नहीं होगा प्लीज कंसर्न। अंजलि द्विवेदी, आपने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा चैट बॉक्स में या आपका कंडक्ट ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आपको ब्लॉक किया गया। आई रिक्वेस्ट द एस्पिरेशन सपोर्टिंग टीम टू प्लीज अनब्लॉक हर, इट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट, क्योंकि हर बच्चे के पास एजुकेशन लेने का पूरा राइट है। गलतियां बच्चे कर देते हैं, प्लीज आप उसको अनब्लॉक कर दीजिए। और बेटा आप भी ध्यान रखें,
दोबारा ये गलती नहीं हो, ये सभी से रिक्वेस्ट है, ये बार-बार आप रिपीट करते हैं, अननेसेसरी चैट्स को आप अवॉइड करें। नेक्स्ट है सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बता दो विद एडजस्टमेंट। बेटा बहुत छोटा टॉपिक नहीं है पार्टनर कैपिटल, आप उसको पढ़ो। पार्टनर की कैपिटल के भी दो तरीके थे, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, पूरा लेक्चर निकल जाएगा उस टॉपिक को समझाने में। आप इसकी प्रीवियस वीडियोस जाकर अपने एस्पिरेशन अकाउंट के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इट इज कंपल्सरी टू स्टार्ट नोटेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज विद बीइंग, ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेरी, डोंट इग्नोर इट। तो रंजीत कुमार बेटा, जरूरी नहीं होता कि आप नरेशन लिखने के लिए बीइंग का इस्तेमाल करें, उससे पहले आप फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हो, और अगर आपने बीइंग या फॉर यूज नहीं किया तो भी आप नरेशन लिख सकते हो। बट नरेशन लिखना बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि नरेशन इज अ पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री। सीबीएसई की गाइडलाइन क्लियरली कहती है कि जर्नल एंट्री या तो पूरी तरीके से करेक्ट होती है या पूरी तरीके से रॉन्ग मानी जाती है। जर्नल एंट्री में पार्शियली आपको नंबर नहीं दिए जाते, इसलिए आपको नरेशन लिखना जरूरी है। बीइंग से स्टार्ट करो या फॉर से स्टार्ट करो। कुछ क्वेश्चन इन जर्नल रहते हैं बच्चों के, सर रिपीट कर दो, क्या रिपीट कर दो सर? फंड बेस नहीं समझ में आ रहा सर, कभी सब्सक्रिप्शन समझ में नहीं आ रहा, कभी सर एडजस्टमेंट एंट्री समझ में नहीं आ रही, कभी सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं बेटा। वीडियोस अवेलेबल हैं, बार बार देखो। आपकी एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप जब उन वीडियोस को बार बार देखोगे तो आपको उसके कंटेंट को समझने में भी आसानी होगी, और आपके ये डाउट्स जो आने वाले टाइम पर है, आने वाले जो हैं, वो खत्म होते चले जाएंगे। तो बेटा आपको अपने एंड पे बड़े एफर्ट्स करने हैं, बड़ी मेहनत करनी है। तो आई थिंक हमारे प्रीवियस टॉपिक के जो डाउट थे वो कुछ मैंने यहाँ लिए, और उसको मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं आज का टॉपिक शुरुआत कर रहा हूँ कुछ मीठे के साथ। हल्दीराम का पिक देखते ही सब बच्चों के माइंड में क्या आ रहा होगा, मुझे सब पता है। मेरे माइंड में भी वही आ रहा है, अग्रवाल स्वीट्स, हल्दीराम स्वीट्स, बीकानेर स्वीट्स। ऑब्वियसली मीठे की दुकानें हैं, तो मीठे से शुरुआत करते हैं। तो क्या आपने कभी काजू बर्फी खाई है? ऑब्वियसली खाई होगी, पूछना ही बेकार था। काजू बर्फी नहीं खाई होगी तो दूसरे प्रकार की बर्फी खाई होगी। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो बर्फी आप खाते हो, चाहे वो काजू बर्फी हो या कोई दूसरी मिठाई हो, उसको लेने के लिए आप कहाँ जाते हो? आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक अपने लोकल एरियाज में जो स्वीट शॉप है वहां जाते हो, या कुछ ब्रांडेड आउटलेट्स हैं आप वहां जाते हो, हल्दीराम है, बीकानेर है। ठीक है, तो क्या आपको उन दोनों आउटलेट्स की मिठाई के स्वाद के अलावा कोई और अंतर भी नजर आता है? तो वो अंतर आपका यूजुअली जो होता है वो प्राइस का होता है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, काजू कतली हल्दीराम 900 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है, और अग्रवाल वही काजू कतली 560 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है। तो क्या आपने कभी सोचा है बेटा ये अंतर क्यों है? क्या आपने कभी ये इस बात पे गौर किया है कि एक मिठाई जो 560 रुपए पर केजी बेच रहा है एक व्यक्ति, वही मिठाई 900 रुपए पर केजी के हिसाब से दूसरा व्यक्ति बेच रहा है, तो ये अंतर किस बात से आता है? इसको हम अभी आगे समझेंगे, हमारा टॉपिक आज इसी से संबंधित है। और भी बात करते हैं, जब भी हम बात नूडल्स की करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही इमेज आती है, मैगी। हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार के पास नूडल्स तो 10 किस्म की रखी होती है, लेकिन हम उससे नूडल मांगते हैं, वो देता है मैगी। तो किसी ने कभी सोचा है कि भाई मैगी ही को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? ऐसा क्या है मैगी के अंदर कि हम नूडल के नाम पर सिर्फ मैगी को ही पहचानते हैं? जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि घर में कभी कहते हैं कि टूथपेस्ट लाना है, तो वो टूथपेस्ट नहीं कहते, वो कहते हैं कोलगेट ले आओ। भले ही आप पेप्सोडेंट लाते हो, लेकिन मुंह से घर वालों के कोलगेट ही निकलता है। आप दुकानदार से कहते हो भैया कोलगेट दे दो, देता वो पेप्सोडेंट है शायद आपको, लेकिन निकलता कोलगेट है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? तो आइए आज हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत इसी बात से करते हैं। बेटा एक प्रोडक्ट जो होता है उसकी अपनी एक रेपुटेशन बिल्ट होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक समय बीत जाने से एक उसकी रेपुटेशन बनती है, उसके ब्रांड का नाम बनना शुरू होता है, उसके लिए लोगों का प्रेफरेंस, लोगों की जो झुकाव है वो शुरू हो जाता है।
लोगों का टेस्ट डेवलप, जैसे मैगी के लिए मैंने कहा, लोगों का टेस्ट डेवलप जो है वो शुरू हो जाता है, और लोग उसके प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में, एक ब्रांड वैल्यू जिसको हम कहते हैं, वो पहचानने लग जाते हैं। तो ये कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। अगर मैं इन सब को एक साथ जोड़ दूं किसी प्रोडक्ट में, तो वो बनती है उस प्रोडक्ट की गुडविल। यही फर्क है मैगी में और दूसरे नूडल्स में, यही फर्क है पेप्सोडेंट में, यही फर्क है आपके हल्दीराम के ब्रांड आउटलेट और दूसरे ब्रांड आउटलेट्स के अंदर। तो ये सब चीजें मिला के गुडविल है, और आज का हमारा टॉपिक भी गुडविल पर ही है। आज हम पूरा का पूरा लेक्चर जो डिस्कस करने वाले हैं आने वाले 80 मिनट में, वो गुडविल के बारे में ही पढ़ेंगे। और गुडविल के यहाँ पर हमारे को दो एस्पेक्ट पढ़ने हैं, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ना है और उसका कैलकुलेटिव पार्ट हमें पढ़ना है। इसका जो थर्ड एस्पेक्ट होता है, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग अलग चैप्टर में अलग अलग है। एडमिशन के टाइम पे अलग होगी, रिटायरमेंट पे अलग होगी, डिसोल्यूशन के टाइम पर अलग होगी। तो कैलकुलेशन सब में एक जैसी होती है, ट्रीटमेंट जो है वो सबकी अलग अलग होती है। तो आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो गुडविल है, और गुडविल के अंदर चैप्टर का नाम है नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या क्या कीवर्ड हैं, पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले उसमें गुडविल के मीनिंग, गुडविल का नेचर, गुडविल की जरूरत, कौन कौन से फैक्टर गुडविल को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गुडविल कौन कौन सी होती है, एक परचेज गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। हम लोग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास तीन ही मेथड होते हैं, लेकिन हमने इसको बढ़ाकर 5 बना रखे हैं। वैसे तो 3 मेथड में आपका एवरेज मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है और एक कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। लेकिन अगर हम इसका ब्रेकअप करें तो हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कह सकते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कह सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड कह सकते हैं, और कैपिटलाइजेशन मेथड कह सकते हैं, जिसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेटा हम पहले मीनिंग ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ते हैं। अभी आपको थोड़ा सा मैंने एक भूमिका सी तैयार करी थी, तो आप प्रोडक्ट को ध्यान में रखो और इन स्लाइड्स को ध्यान में रखो, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका इससे क्लियर हो जाएगा। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट which places an enterprise at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको ध्यान से समझिए। पहली बात इसमें कह रहा है कि एक इंटेंजिबल असेट्स है। आपने पढ़ रखा है फिक्स असेट्स के 2 पार्ट होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल असेट्स वो होती हैं विच कैन नॉट बी सीन, जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो, आपको महसूस होती है। जैसे एक हल्दीराम के शोरूम में जाते हो आप आउटलेट पे, और एक अग्रवाल पे जाते हो, तो आपको फील हो जाएगा, आपकी एक एक इंटेंजिबल फोर्स, एक अदृश्य शक्ति आपको महसूस हो जाएगी दोनों आउटलेट में एंटर करते हुए। उसी का फायदा उठाते हुए हल्दीराम ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, और उसी का फायदा ना लेते हुए दूसरे आउटलेट्स इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो गुडविल किसी भी एंटरप्राइज को, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को एक कदम ऊपर या आगे रखती है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में, ताकि वो लोग अब बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने स्टार्टिंग की स्टेज पे तो उन्होंने भी स्ट्रगल और एफर्ट किए होंगे, लेकिन आज की डेट में उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते, और फिर भी वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो गुडविल इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज टू द गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ अ बिजनेस। ये एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है, एक अच्छे नाम का, एक रेपुटेशन का, कनेक्शन। मैंने अभी आपको बताया था कि सब चीजें मिला के क्या बनती है, गुडविल बनती है। ब्रांड वैल्यू है, आपकी ट्रेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो रेपुटेशन है, ये सब मिला के गुडविल बनती है। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर, ये वो चुंबक की तरह है गुडविल, जो कस्टमर को खींच कर लाती है आपके बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। इट इज वन फैक्टर विच डिस्टिंग्विशेस एन ओल्ड एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फ्रॉम अ न्यू बिजनेस एट इट्स फर्स्ट स्टार्ट। एक पुराना
जो पहले से ही एक स्टैब्लिश बिजनेस है, ये अलग करता है उस बिजनेस को एक न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस से, जो कि अभी मार्केट में अपने पांव जमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो कुल मिला के आपने क्या पढ़ा बेटा कि गुडविल एक असेट है। असेट भी कौन सी है? नॉन करंट असेट है। उसके अंडर में किसका पार्ट है? फिक्स असेट्स का। और फिक्स असेट्स में भी किसका पार्ट है बेटा? ये आपका टेंजिबल असेट का पार्ट है। और इंटेंजिबल असेट के अंदर सिर्फ गुडविल ही नहीं होती, पेटेंट्स, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये सब भी आपका इंटेंजिबल में ही आता है। क्योंकि हमारा टॉपिक फिलहाल गुडविल से रिलेटेड है, तो हमने इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल का एग्जांपल दिया है आपको। अब बात करते हैं बेटा नेचर ऑफ गुडविल की। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा तो कुछ नेचर तो उसी में सामने आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ गया? इंटेंजिबल असेट, यानी कि एक अदृश्य शक्ति है, महसूस कर सकते हो आप इसको। किसी फर्नीचर की तरह कहीं सजा नहीं सकते आप। ये नहीं कह सकता कोई भी कि देखो जी मैंने उस कोने में अपनी गुडविल रखी हुई है और आप मेरी गुडविल को देखो और मुझे पैसे दो। आप उसके काम के बिहाफ पे ही उसको पैसा पेमेंट करोगे और एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे। जो पैसा वो मांग रहा है वो तभी दोगे जब आपको लगेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ अलग बात है औरों से। उसी तरीके से इसका दूसरा नेचर है, इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये अमोर्टाइज होता है, जैसे हम डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं बेटा फिक्स असेट्स फर्नीचर वगैरह के लिए, उसी तरीके से गुडविल की वैल्यू भी टाइम टू टाइम घटती चली जाती है। हम एक टाइम तक उसको रिड्यूस करते रहते हैं। जब हम गुडविल को परचेज करते हैं तो उसको राइट ऑफ करना भी जरूरी होता है, हम धीरे धीरे उसको कम करते चले जाते हैं। तो अमोर्टाइजेशन होता है रिडक्शन इन द वैल्यू, उसकी यूजफुल लाइफ तक हम उसको अमोर्टाइज करते रहेंगे। और जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो हमें बताता है कि किस तरीके से हम ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स करते हैं। यानी कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 स्पेशली फ्रेम किया गया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, कि हम किस तरीके से उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, अभी इसमें आएगा बेटा दो टाइप की गुडविल है। अभी मैंने आपको एक कीवर्ड्स में दिखाया भी था, एक परचेज गुडविल थी, एक सेल्फ जनरेटेड थी। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अगर आपने गुडविल के बिहाफ पर कोई पैसा कंसिडरेशन में नहीं दिया या कहीं पैसा नहीं लिया, तो आप उसका कहीं जिक्र नहीं करोगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, बेटा इसमें पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी गुडविल को बनाती है, या ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी गुडविल को बिगाड़ सकती है। हमारी गुडविल को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं? सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। आपने देखा होगा कि जिन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग जो होती है या उनकी जो वैल्यू होती है बहुत हाई होती है, उनकी हमेशा मार्केट में गुडविल हाई रहती है। आप मर्सिडीज कार का एग्जांपल ले लो, आप बीएमडब्ल्यू कार का एग्जांपल ले लो, आप ऑडी कार का एग्जांपल ले लो, तो इनकी अपनी एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी मार्केट में हमेशा गुडविल ज्यादा ही रहती है। और जिन प्रोडक्ट की मार्केट में स्टेबल डिमांड बनी रहती है, तो ऑब्वियसली उनकी भी गुडविल हम मार्केट में हमेशा ज्यादा रहेगी। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो सीजनल हो, जिसकी जरूरत एक लिमिटेड टाइम पीरियड में रहती हो, तो उस केस में उसकी गुडविल इतनी खास मैटर नहीं करती। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट जो 24/7 अवेलेबल हो, जिसकी डिमांड 24/7 ही हो, तो उसकी मार्केट में गुडविल हमेशा ज्यादा रहती है। लोकेशन है, डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस एंटरप्राइज है, आपके जो प्रोडक्ट है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी ट्रेडिंग है, वो कहाँ हो रही है। इस बात से बहुत मैटर करता है गुडविल पर, कि अगर आप सेंट्रली लोकेटेड प्लेस पे बैठे हो तो आपके कस्टमर की अप्रोच आप तक बहुत इजीली होगी। और जब कस्टमर ज्यादा जाएगा तो ऑब्वियसली मार्केट में आपकी गुडविल हमेशा हाई रहेगी। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये तो बड़ा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने बिजनेस स्टडी में ही पढ़ा है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट आपकी गुडविल को बना भी सकते हैं और इनएफिशिएंसी गुडविल को बिगाड़ भी सकते हैं। जब हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम करता है तो हमारी कॉस्ट जो है वो कम होती है, हमारे प्रोडक्टिविटी हाई होती है और हमारे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं। और जब हमारा प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है तो हमारे गुडविल भी मार्केट में हाई होती चली जाती है। अब आता है इसके अंदर मार्केट सिचुएशंस। बेटा आपने मार्केट सिचुएशन, आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, सब कुछ आ गया इसमें, बीएसटी भी आ रहा है इसमें, अकाउंटेंसी तो है ही, इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी आ गया।
जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट को बेचने वाला मार्केट में एक अकेला व्यक्ति है, तो उसकी क्या कहलाएगी? मोनोपोली। वो मार्केट सिचुएशन हो जाएगी मोनोपोली। यहाँ पे यानी कि सेलर जो है वो सिंगल है और बायर जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको बेचने वाले एक या एक से दो एक एक्स्ट्रा हो, थोड़े ही हो बेचने वाले, तो वो जनरली हाई गुडविल को इंजॉय करते हैं और अपने प्रोडक्ट की हाई वैल्यू जो है वो ले पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल एडवांटेज। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो हमारे को एडवांटेजेस पोजीशन में ले आती हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट हमारी कंट्री के अंदर बहुत जगह बनाया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सेस जो है वो कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने का जो लाइसेंस है वो कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में है। तो मान लीजिए अगर 10 लोग उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं और सिर्फ 2 के पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की परमिशन है, तो 2 लोगों की गुडविल बाकी 8 लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इसके अलावा कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हमारी गुडविल को बढ़ाता है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल भी हमारी गुडविल को बढ़ाता है। हमारे कोलैबोरेशंस, हमारे पेटेंट, ट्रेडमार्क, ऐसे बहुत सारे जो कंटेंट्स हैं, बहुत सारी फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर हमारी गुडविल को बिल्डअप करने का काम करते हैं। यानी कि ये सभी फैक्टर्स जो हमने अभी पीछे पढ़े, ये सारे के सारे फैक्टर किसी भी गुडविल को बनाने या उसको घटाने का काम कर सकते हैं। अब आता है बेटा नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। की वैल्यूइंग गुडविल की हमें जरूरत क्या है? क्या जरूरत है कि हम गुडविल को वैल्यू करें? जस्ट एक वैल्यू ही तो है, उसको रिकॉर्ड कर लो आप, बस दैट्स ऑल। लेकिन इसकी कैलकुलेशन या इसकी वैल्यूएशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखो बेटा, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि कई सारे फैक्टर हैं। पहला है आपका व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जब पार्टनर के बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है, हिस्से में जब बंटवारा किया जाता है, जब उस हिस्सेदारी के अंदर, रेशियो के अंदर किसी प्रकार का चेंज आता है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि आने वाले टाइम में किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा। तो उसको अपनी गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है जिसके बिहाफ पर उसकी कैपिटल डिसाइड होगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल की वैल्यूएशन करें, ताकि किसी से पैसा एक्स्ट्रा लेना हो तो ले लें, किसी का पैसा रिटर्न करना हो तो उसको रिटर्न कर दें। दूसरा है व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिट। अभी आपने पढ़ना है बेटा, एडमिशन के टाइम पर, डेथ के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, डिसोल्यूशन के टाइम पर, ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं या हमारी गुडविल को वैल्यू करने की हमें जरूरत पड़ती है। जब बिजनेस के अंदर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जिस प्रॉफिट को मान लीजिए पहले 2 लोग बांट रहे थे, अगर वही प्रॉफिट अब 3 लोग बांट रहे हैं, तो जरूरी है कि नए आने वाले पार्टनर को आप कैपिटल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लाने के लिए कहोगे, और वो एक्स्ट्रा अमाउंट इस वजह से होगा, और उस नाम को हम गुडविल कहते हैं। और क्या हो सकता है बेटा? व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाई। जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर होता है, एक समय आता है कि जब पार्टनर चाहता है कि मैं बिजनेस छोड़ना चाहता हूँ, मैं रिटायर होना चाहता हूँ और मेरा जो हिस्सा बनता है वो आप मुझे दे दो, तो उस केस में आप उसको सिर्फ उसके प्रॉफिट का शेयर, या आप उसको सिर्फ अपने कैपिटल का शेयर या पुराने रिजर्व्स ही नहीं दोगे, साथ साथ जो उसने इतने साल बिजनेस में मेहनत करी है, जो उसने बिजनेस को बिल्डअप करने में एफर्ट्स डाले थे, तो उसके बिहाफ पर उसका हक बनता है कि वो गुडविल का शेयर लेके जाए। सिमिलरली डेथ के केस में भी ऐसा ही होता है कि जो डिजीज पार्टनर होता है उसके किसी न किसी रिलेटिव को हम उसका हिस्सा दे देते हैं, जिसके अंदर उसकी कैपिटल, उसका प्रॉफिट, उसके रिजर्व्स जितने भी एक्यूमुलेट हुए हैं, साथ साथ गुडविल भी हम दे देते हैं। और क्यों जरूरत पड़ती है? व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। जब एक पार्टनरशिप फर्म को बेचा जाता है एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म बिक गई तो बंद नहीं हुई, वो अभी कंटिन्यू करेगी आने वाले टाइम पर। तो जरूरी है कि उसके परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी गुडविल की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का चलता हुआ बिजनेस परचेज करा 20 लाख रुपए का, और जब मैंने उसकी नेट असेट्स, उसकी वैल्यूएशन करी कि भैया ये 20 लाख रुपए मुझे मिला क्या, पता चला मुझे 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए की नेट असेट्स मिली। तो पैसे तो मैंने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए, तो ये 5 लाख रुपए जो मैं एक्स्ट्रा दे के आ रहा हूँ, वो उसकी गुडविल की वजह से दे के जा रहा हूँ। इसलिए जब कोई फर्म बेची जाती है तो उस समय भी हम उसकी गुडविल के लिए जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। फिर आता है व्हेन टू और मोर फर्म्स अमागमेट। अमागमेट का मतलब होता है कि दो फर्म है, दोनों मिलकर मार्केट में कंपटीशन करना चाहती हैं,
एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ना होकर एक दूसरे के सहयोगी बन के काम करना चाहती हैं। तो जब ऐसा होता है तो दोनों ही फर्म में अपनी अपनी वैल्यूएशन करती हैं और वैल्यूएशन के अंदर अपनी गुडविल की वैल्यू को भी ऐड कर लेते हैं। और क्या है, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब पार्टनरशिप फर्म ग्रो करने लगती है, हमें लगता है अब हम पब्लिक पोर्टल पे ले जा सकते हैं, तो हम उसको पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए भी अपनी गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो करने लग जाते हैं। तो ये था हमारा नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। अब आता है बेटा टाइप्स ऑफ गुडविल। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कीवर्ड में बताया था, दो टाइप थी। पहला था परचेज गुडविल और दूसरा आएगा बेटा आपके सामने आएगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो पहले परचेज गुडविल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप मार्केट से कोई सामान खरीद के लाते हो तो ये गुडविल भी एक तरीके से वही है। आपने मार्केट से सामान खरीदने के लिए पैसा दिया और सामान लिया। सेम उसी तरीके से भी आप क्या कर सकते हो कि सामने वाले व्यक्ति का नाम खरीद सकते हो। हल्दीराम का आउटलेट मैं शुरू करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं हल्दीराम को उस आउटलेट का नाम यूज करने के लिए, मतलब अपनी दुकान पर हल्दीराम नाम लिखने के लिए एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा। और जो एक्स्ट्रा पैसा मैं उसको दे रहा हूँ वो उसकी गुडविल की वजह से दे रहा हूँ, तो मैं उस पैसे को क्या डालूंगा, परचेज कंसिडरेशन के नाम पे डाल दूंगा और ऐसी गुडविल को मैं परचेज गुडविल कहूंगा। तो परचेज गुडविल मींस गुडविल फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड इन कैश और काइंड। अब इसके बदले में मैं पैसा भी दे सकता हूँ और काइंड का मतलब हो गया मैं कोई वस्तु भी दे सकता हूँ। तो ये मेरी परचेज गुडविल का पार्ट होता है। और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ बेटा, परचेज गुडविल ही बिजनेस में रिकॉर्ड की जाती है, इसी की एंट्री पास की जाती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री पास नहीं की जाती। तो दूसरा पॉइंट है हमारा बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल दैट हैज बीन अर्न बाय द बिजनेस, जो बिजनेस अर्न कर रहा है अपने मैनेजमेंट, अपने पार्टनर के एफर्ट्स के बदौलत। तो ऐसी गुडविल को हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बिजनेस की शुरुआत में हमने एक बीज बोया था, वो बीज पौधा बना, पौधे से झाड़, झाड़ से पेड़ बना, आज वो पेड़ बड़ा फलदायक हो चुका है और हमें उससे भरपूर प्रॉफिट जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी गुडविल जिसको हमने समय के साथ साथ बिल्ड करते गए, बनाते गए, उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हमें बिजनेस में रिकॉर्ड करना नहीं होता, हम सिर्फ परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम सिर्फ तभी वैल्यू करते हैं जब हमने पढ़ा था नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये सब पॉइंट थे जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करें, किसी की रिटायरमेंट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, अमागमेशन हो जाए या कंपनी फॉर्मेशन हो जाए, तो ऐसे केसेस में हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हम नहीं करते। अब बेटा कुछ क्वेश्चन टाइम आ गया है, सब अलर्ट हो जाएं बच्चे सारे। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे और आपने उसका जवाब देना है। अभी जो हमने पढ़ा पीछे, जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने अभी तक पढ़ा, उस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे। क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ गुडविल? इसमें से कौन सा गुडविल का एक नेचर है? करंट असेट है, करंट लाइबिलिटी है, इंटेंजिबल असेट है या टेंजिबल असेट्स है? फटाफट बेटा आप लोग आंसर देंगे, मैं आपका नाम पढ़ूंगा इसके अंदर, आपको बताना है। सोचिए बेटा फटाफट। पहला रिस्पॉन्स आना शुरू अभी नहीं हुआ, अब आने शुरू हो रहे हैं रिस्पॉन्स। बहुत बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं सी, एक बच्चे ने ऑप्शन दिया ए। तो चला देखें जरा, कुछ बच्चों के नाम बोल देता हूँ, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ बेटा, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स देगा उसका नाम। सुधीर प्रसाद ने सी बोला, अंजलि पांडे ने सी बोला, मानसी यादव सी, सोनी कुमारी सी, पिंकी सोनू सी, सुगंध वत्स सी, ज्योति कश्यप सी। बेटा बहुत बच्चों ने अच्छे जवाब दिए हैं सी, मैक्सिमम आंसर आने शुरू हो गए हैं हमारे पास और ज्यादातर आंसर जो है वो सी की फॉर्म में आ रहे हैं। तो बेटा देखते हैं, आपने सही जवाब दिया, वेरी गुड बेटा। इसका आंसर इंटेंजिबल असेट्स है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, सी इसका करेक्ट आंसर है। वेल डन स्टूडेंट्स। जो बच्चे पहले आंसर देंगे मैं उन सबके नाम पढ़ूंगा बेटा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेट्स द ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। मुझे लग रहा है इसके लिए तो बच्चों को ऑप्शन का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा और बच्चे लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। चलिए बच्चे जल्दी से जवाब देना शुरू कीजिए, सोचिए सोचिए फटाफट, क्या आंसर आएगा इसका। बेटा नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उसका रिस्पांस दीजिए फटाफट, आपके सामने ऑप्शंस हैं। बिना ऑप्शन देखे ही बहुत सारे बच्चों के जवाब आ गए। वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट्स। एक बच्चे ने बोला है मिस्टर परफेक्ट 24 बोल रहा है, सोनिया अग्रवाल 26, करण सिंगल 26, हमदुल इस्लाम 26, नेहा राजपूत 26, निखिल राज 26, शिवानी वर्मा 26, मोहम्मद माजिद 26। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ही आपका फॉलो होता है इसके अंदर, और आपके सामने आंसर है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बेटा। ये आ गया आपका आंसर नंबर डी पार्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। वेल डन स्टूडेंट्स। बहुत एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों से मेरी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिस्पांस दें, और जल्द से जल्द देंगे बेटा, आपका नाम बोलूंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग केस देयर इज अ नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले क्वेश्चन सुन लेंगे, उसके बाद इसका जवाब देंगे बेटा, कि किस केस में हमें गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर ए, पार्टनर ग्रोज ओल्ड। नंबर बी, पार्टनर फैमिली मेंबर रिटायर्स। नंबर सी, पार्टनर अटेन्स द एज ऑफ रिटायरमेंट। नंबर डी, पार्टनर रिटायर्स। जल्दी से जवाब देना शुरू करें बेटा, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुने, क्वेश्चन के ऑप्शंस देखें। एग्जाम में कुछ भी इररेलेवेंट ऑप्शन भी आ सकते हैं, आप अपना सिलेक्टेड ऑप्शन चूज करना है जो कि करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो बताइए बेटा इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, जल्दी कीजिए, ऑप्शन बोलिए बेटा। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आने शुरू हुए। पहले आंसर्स आए हैं बेटा, मीना बिष्ट डी, अंजलि पांडे डी, गिरीश जोशी सी, विशाल गुप्ता डी, हफ्सा खान डी, सेजल गुप्ता बी। बेटा बी नहीं है, ध्यान से देखें। मानसी यादव, ध्यान से देखें बेटा, रिटायर वर्ड लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की भी रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यूएशन करना चालू कर देंगे। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, बहुत सारे अच्छे रिस्पॉन्स मेरे पास आए हैं, और इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा, व्हेन अ पार्टनर रिटायर। पार्टनर के रिटायरमेंट पे जरूरत पड़ती है, उसके फैमिली मेंबर पार्टनर नहीं है। फैमिली मेंबर के रिटायरमेंट से फर्क नहीं पड़ता हमारे को, ठीक है ना, रिटायरमेंट की एज से फर्क पड़ता है। ये कोई बिजनेस है, ये कोई सर्विस नहीं है कि आप 60 साल की एज होते ही आपको रिटायर कर दिया जाएगा। पार्टनर चाहे तो 75 साल की एज में भी रिटायर हो सकता है। ठीक है, वेल डन बेटा, वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्सेस। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, या परचेज गुडविल को किया जाता है, या दोनों को किया जाता है, या किसी को भी नहीं किया जाता। सोचिए बेटा, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से सोच के जवाब दीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि जिसको हमने, ध्यान से सुने बेटा, अकाउंटेड इन द बुक्स। नॉट अकाउंटेड भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो नॉट नहीं है, वो अकाउंटेड इन द बुक्स पूछा गया है। जल्दी जल्दी सोचिए क्या जवाब है आप लोगों का, बोलिए। आंसर आया, शुरू हुआ, वंदना ने ए बोला, मानसी यादव बी बोल रही है। अच्छा, मुझे लग रहा है ये बच्चे पुराने ही आंसर दे रहे हैं। अच्छा, सुगंध वर्ष बी, अफसा खान बी, दिवांशु प्राशर थर्ड ऑप्शन बता रहा है, वंदना बी, ज्योति कश्यप बी, चांदनी बी। तो बेटा बहुत सारे बच्चों के आंसर इसके अंदर अब बी आने शुरू हो गए हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपका, आपकी थिंकिंग बिल्कुल सही थी, बी। गुड, वेल डन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए। अब तक की तो थ्योरी हमने पढ़ी, उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब आते हैं बेटा अपने आज के कैलकुलेशन वाले पार्ट पर। अब हम
पढ़ेंगे मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक सेकंड का पॉज ले रहा हूं बेटा ताकि आपकी चैट बंद हो जाए। अब आपका बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जो कि है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके बाद जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे गुडविल की ट्रीटमेंट हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जब वैल्यूएशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो वो चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, रेजोल्यूशन हो, अगर कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाएगा तो यही वो टॉपिक है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब से 50 से 60 मिनट के अंदर आपको बेटा सारे मेथड जो है वो कैलकुलेट करने आ जाएंगे। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस क्लास के अंदर तो आने वाले 50-60 मिनट में आपको ये टॉपिक बिल्कुल अप टू डेट हो जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा, कोई क्वेरी भी नहीं बचेगी आपकी एंड के लिए। देखना, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा पहला मेथड था एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है हमारे सामने, हम उससे शुरुआत कर रहे हैं इसकी। It is calculated by taking the average profit of a specified number of years and multiplying it with the number of year purchase। यहाँ दो बातें बेटा। पहली बात है कि आपने एक प्रॉफिट है जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसकी एवरेज निकालनी है, कुछ ईयर्स के प्रॉफिट आपको गिवन होंगे और फिर आपको एक मल्टीप्लाइंग वेरिएबल दे रखा होगा, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2.5 ईयर, 4 ईयर, जितना वो कहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है तो आपका गुडविल निकल आएगा। तो सिंपल एवरेज मेथड के अंदर आपको प्रॉफिट्स की एवरेज निकालकर नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आपको मैं पहले ही इसमें बता रहा हूं कि बेटा जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो ये किसी पार्टनर की गुडविल की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम पार्टनरशिप फर्म के लिए गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। यानी कि हम जो निकाल रहे हैं पूरी फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर पार्टनर के लिए गुडविल नहीं निकाल रहे। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल है अभी यहाँ लेते हैं और आपको ये टॉपिक तो डेफिनेटली यही क्लियर हो जाना है। आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 3 ईयर्स के 27,000 रुपए, 30,000 रुपए, 33,000 रुपए और नंबर ऑफ परचेज आपने सोचना नहीं है बेटा कि ये कहां से लें, ये आपको गिवन ही होगा। 2 ईयर, 3 ईयर जो वो बोले नंबर ऑफ परचेज वो आपको गिवन ही होगा, आपने वही लेना है। तो बेटा इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका एवरेज निकाल लेंगे क्योंकि ये पहले ही कह रहा है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट है तो हमें इसके अंदर किसी प्रकार के चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 27,000, 30,000, 33,000 को प्लस करा, 90,000 आया, 90,000 को 3 से डिवाइड करा तो इसकी एवरेज आ गई 30,000 रुपए। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था गुडविल का कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, तो 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपका 60,000। तो बताओ बेटा फटाफट, इसमें कोई दिक्कत किसी को? यही टॉपिक है बेटा, ऐसा ही करना है इसको आने वाले इसमें भी, इतना ही टॉपिक है। बस ये है कि थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटीज के आते ही प्रॉफिट को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा एडवांस चले जाएंगे हम लोग। ठीक है बेटा? अरे ये तो बच्चों के आंसर्स भी आने शुरू हो गए, तो बहुत ही होशियार निकल गए बच्चे तो सारे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए देखते हैं बेटा, अब इसके में स्टेप बाय स्टेप पहले इसकी कैलकुलेशन पढ़ते हैं। अच्छा जितना भी आपको आसान लगा ना एग्जाम्पल में, इतना आसान भी नहीं है, आप लोग सोच रहे हो तो अभी देखो आपको पता चल जाएगा। स्टेप फॉर वैल्यूएशन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप कैलकुलेट कर रहे हो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है ईयर वाइज, जैसे मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट इतने लाख रुपए था, ये मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट इतने लाख रुपए था, हम ईयर वाइज सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट में निकालेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ सकता है। कुछ एबनॉर्मल आइटम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट गड़बड़ा गया होगा। हो सकता है कुछ एबनॉर्मल गेन रहे हो जो हमें रिसीव हुए थे, जिसने हमारे प्रॉफिट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा दिया था, वो हम घटा देंगे। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसी डिडक्शंस नहीं हो जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट अननेसेसरली कम हो गया हो, उसको हम बढ़ा देंगे। तो कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज हैं जिन्हें हमें ऐड कर देना चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट? कोई भी एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आइटम्स बेटा आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में। इसके लिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि कहां से ढूंढूं, हर क्वेश्चन में मेंशन होगा, हर ईयर के प्रॉफिट के साथ मेंशन होगा कि इसमें ये चीज है, बस आपको ये देखना है कि उसको प्लस माइनस करूं या ना करूं।
करना है तो प्लस करूं या माइनस करूं, ये आपको सोचना है, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना। तो ये एबनॉर्मेलिटीज हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट घट गया होगा, अब हम उसको बढ़ा देंगे तो उसमें प्लस कर देंगे। लेस करने वाली आइटम में कौन कौन सी आइटम है? abnormal gains, gains on sale of fixed assets, overvaluation of closing stock, undervaluation of opening stock, non-recurring incomes, any future expense like insurance premium, कोई भी हमने भविष्य के लिए कर दिया हो खर्चा तो उसका असर हम इसके इस साल के प्रॉफिट पे नहीं डाल सकते, इसलिए ये सब चीजें हमें वापस क्या करनी पड़ेंगी? लेस करनी पड़ेंगी। तो बेटा सबसे पहला काम, पहला स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अगर ईयर वाइज कोई एबनॉर्मेलिटी दे रखी है तो उसको प्लस या माइनस करना। उसके बाद नंबर 2 स्टेप आता है हमारा टेक एवरेज। एवरेज प्रॉफिट लेनी है हमारे को, कैसे लेते हैं? टोटल प्रॉफिट और जितना भी, जैसे हमने मान लीजिए 4 साल का प्रॉफिट लिया, 4 साल के प्रॉफिट को प्लस करो और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। 3 साल का प्रॉफिट था तो 3 साल से डिवाइड कर दो, 4 साल का था तो 4 साल से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है 25,000 रुपए प्रॉफिट है, 2015 में 35,000 प्रॉफिट है, 2016 में 42,000 प्रॉफिट है और 2017 में लॉस है। तो भैया आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट को प्लस किया जाता है, लॉस को माइनस किया जाता है। ठीक है, तो आप जब इनको प्लस करोगे और 22,000 का लॉस में से माइनस कर दोगे तो आपके पास एवरेज निकल कर आएगी कितने रुपए? आपके पास एवरेज आएगी 20,000 रुपए। तो यही एवरेज प्रॉफिट है बस। उसके बाद नंबर 3 पे स्टेप आ जाएगा आपका क्या? अब आप लोगे इसकी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पेयर परचेज। ये आपको गिवन होगा बेटा, डिटरमिन द नंबर ऑफ पेयर परचेज आपको गिवन होगा, ये आपको सिर्फ देखना है। अच्छा एक चीज देख लेते हैं कि नंबर ऑफ परचेज होता क्या है। बेटा नंबर ऑफ परचेज जो होता है ये एक ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो कि ये दर्शाता है कि पिछले एफर्ट्स में, कुछ पिछले वर्षों के एफर्ट्स के बाद हम इतनी गुडविल को बना पाए, या हम आने वाले टाइम में इतने साल तक इस गुडविल का फायदा ले पाएंगे, मतलब हम इस एडवांटेजियस पोजीशन में कितने साल तक बने रहेंगे, उसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। और लास्ट स्टेप है बेटा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल फाइंड करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट जो आया था उसको आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फटाफट रिकॉल करा रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को। सबसे पहले आपने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एबनॉर्मेलिटीज को प्लस या माइनस करना है, फिर उस प्रॉफिट की आपने एवरेज लेनी है, नंबर नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होगा और फिर आपने उस नंबर ऑफ ईयर परचेज को एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी गुडविल आ जाती है। आप देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं आपके सामने। Bricks, sand and cement were in a partnership sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. They decide to take iron into partnership from 1st April 2018 को एडमिट करना चाहते हैं। For this purpose, goodwill is to be valued at 2-year purchase। जैसे मैं आपको कह रहा था बेटा नंबर ऑफ परचेज आपको गिवन होगा, तो इसमें 2-year परचेज दे रखा है। ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, पिछले 3 वर्षों के प्रॉफिट की एवरेज के बेसिस पर आपको गुडविल निकालनी है। और अगर आप ध्यान से देखें आपको एवरेज निकालनी है 3 वर्षों की और प्रॉफिट कितने साल का दे रखा है? 4 साल का। तो बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैं 4 साल 2015 से शुरू करूं या मैं 2016 से शुरू करूं। तो बेटा उसे लास्ट 3 इयर्स बोले हैं, तो लास्ट 3 इयर्स के अंदर हम कौन से वाला प्रॉफिट लेंगे? 2016, 2017, 2018 का प्रॉफिट लेंगे। तो आपने क्या चीज याद रखनी है जो मैं अगली स्लाइड में जाने वाला हूं? एक आपने नंबर ऑफ परचेज याद रखना है 2, और आपका प्रॉफिट जो कि आपको 3 साल का दे रखा है 48,000, 30,000, 42,000। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग भी कर पाएंगे अपने आप, देखते देखते ही सॉल्व कर जाओगे आप लोग। आपका 2018 का प्रॉफिट 48, 2017 का प्रॉफिट 30,000, आपका 2016 का प्रॉफिट 42,000। तो टोटल प्रॉफिट आपके पास हो गया बेटा 1,20,000 रुपए। तो पहला काम होता है कितना? एवरेज निकालना। एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इज 40,000। और नंबर ऑफ परचेज कितना लिया था आपका? 2 ईयर परचेज, तो 2 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा गुडविल निकल आएगी हमारी कितनी? 80,000 रुपीज। सो सिंपल, एग्जाम्पल में भी कर लिया था, पहला क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है। बहुत बच्चों के आंसर भी आ गए भाई, वेरी गुड। एक बच्चे ने 1,80,000 लिखा है, मानसी यादव बेटा 1,80,000 नहीं, ओनली
80,000 है इसका आंसर, ठीक है, गुड। 1,20,000 भी दिया है एक बच्चे ने ऑप्शन, केशर सिद्दीकी। नहीं बेटा, ध्यान से देखें, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, अभी तो हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं क्वेश्चन की। वेरी गुड, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है बेटा। किसी का नाम लेके अगर मैं गलत पॉइंट ऑफ कर रहा हूं तो मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं उसको एनकरेज कर रहा हूं ताकि वो अगली बार बढ़िया सॉल्यूशन निकाले, ताकि सबसे पहले मैं उसका नाम लूं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, ए परचेज बीज बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2018, इट वाज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज। इसमें 2 ईयर परचेज दे रखी है, एवरेज एंड नॉर्मल प्रॉफिट की। of the last 3 years, the profit of B's business for the last 3 years, पिछले 3 साल के प्रॉफिट बता रखे हैं। अब इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा ट्विस्ट आया, थोड़ा सा चेंज आया, जिसको आपने ध्यान रखना है। देखो पहले साल में क्या चेंज आया, 2015-16 के सेशन का प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 रुपए, और ये प्रॉफिट कब आया, जिसमें एक एबनॉर्मल गेन ऑफ 20,000 इंक्लूड है। बेटा एबनॉर्मल गेन जो होते हैं वो हर बार नहीं होते, इसलिए एबनॉर्मल गेन को हमें क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। तो इसका जो प्रॉफिट हम लेंगे वो कितना लेंगे, 90,000। दूसरे साल में बता रखा है 1,20,000 है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हर साल नहीं होता, हर साल प्रॉफिट में कटौती नहीं होगी, इसलिए इस एबनॉर्मल लॉस को हम वापस ऐड बैक कर देंगे। तो 1,20,000 में 10,000 रुपए ऐड बैक कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1,30,000 रुपए। उसके बाद 2017-18 का प्रॉफिट दे रखा है आपको 90,000 रुपए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 10% फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बेटा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हम दूसरों की सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते। तो इससे होने वाली इनकम हमारी ट्रेडिंग नहीं होती, इसलिए ये हम इंक्लूड नहीं करते, इसको भी हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। तो आप याद रखेंगे इसके अंदर 1,10,000 में से आपको 20,000 रुपए क्या करने हैं, माइनस करने हैं। 1,20,000 में 10,000 रुपए प्लस करने हैं। 90,000 में आपको 10,000 माइनस करने हैं। तो ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन, जैसा मैं आपको पीछे बताकर आया। तो वही सब हमने किया, 90,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, 1,30,000 आ गया, ये 80,000 आ गया। तो बेटा ये क्वेश्चन अब आपका बिल्कुल बेसिक बन गया। अब आपने जो कैलकुलेशन ली है वो अब आपने इस प्रॉफिट के बेसिस पे लेना है, अब ये वाले प्रॉफिट को आपने नहीं लेना। क्लियर है? तो टोटल बना बेटा कितना आपके सामने, तीनों तीनों को प्लस करा 3,00,000। 3 साल का प्रॉफिट था तो इसकी एवरेज लेने के लिए किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 3 से डिवाइड करेंगे। तो एवरेज कितनी आ जाएगी इसकी, 1,00,000 रुपए। अब नंबर ऑफ परचेज आपको याद होगा कितना था, 2 ईयर परचेज, तो उसको गुडविल निकालने के लिए 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू आ गई आपकी 2,00,000 रुपए। बहुत बढ़िया, मेरी कैलकुलेशन से पहले ही बहुत सारे बच्चों के आंसर आने शुरू हुए। सबसे पहले 2,00,000 रुपीज का जो आंसर का जवाब दिया वो एक RDX, तो भैया बम है, RDX अनुज ने जवाब दिया सबसे पहले, अभिषेक चौधरी ने जवाब दिया, KP गेमिंग ने आंसर दिया, आदर्श कुमार ने 2,00,000 रुपए दिया, कुणाल कुमार ने 2,00,000 रुपए, प्रीति शाह 2,00,000, अमन सिंह 26, ये 26 के आ गया भाई, रंजीत कुमार 2,00,000, यानी कि मैक्सिमम बच्चों को पॉइंट समझ में आ गया। वर्षा बेटा थोड़ी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करो, आपका आंसर नहीं है, सही नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे जवाब देने शुरू कर दिए, वेरी गुड। मैं तो पूछ भी नहीं रहा, आप फिर भी जवाब दिए जा रहे हो, ये इसको कहते हैं ग्रेट एंथुजियाज्म। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक और नया पॉइंट लेकर आएगा आपके सामने, देखो क्या नया पॉइंट है। ABC are partners in a firm. They decided to take D as a new partner from 1st April 2019 for 1/5 शेयर। एक नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है, और पढ़ा कि जब भी कोई नया पार्टनर एंटर करता है हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। गुडविल के लिए मल्टीप्लाइंग वेरिएबल 3 ईयर परचेज दे रखा है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स। ये मेन पॉइंट है कि आपने जो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको या तो 3 साल के प्रॉफिट की एवरेज लेनी है या 4 साल के प्रॉफिट की एवरेज लेनी है, और लेंगे कौन सी, विच एवर इज हायर, जो भी ज्यादा आएगा। प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 ईयर्स आपको बता रखे हैं, क्या क्या प्रॉफिट्स है आपके सामने।
ये चारों प्रॉफिट आपके सामने है। एक बार लॉस भी हुआ है 2017 के अंदर, तो अब हम निकालेंगे गुडविल। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन यही कर दें फटाफट। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा पहले 3 साल की प्रॉफिट की एवरेज निकालें जरा, कितनी आएगी जरा पहले 3 साल के प्रॉफिट की एवरेज क्या क्या लेंगे उसके अंदर? उसके अंदर हम ये 3 साल के प्रॉफिट लेंगे। तो 2,88,000, 1,81,800, 49,800 का लॉस उसमें से माइनस कर देंगे। तो ऐसा करने से जो एवरेज निकल कर आएगी प्रॉफिट की वो आएगी 1,40,000 रुपए। यानी कि जब क्वेश्चन कह रहा था विच एवरेज हायर, तो उसका मतलब हमें कंपैरिजन करना है। पहले हमने 3 साल के प्रॉफिट की एवरेज निकाली जो आई 1,40,000 रुपए। अब हम निकालते हैं 4 साल के प्रॉफिट की एवरेज। तो 4 साल के प्रॉफिट के अंदर 3 साल प्रॉफिट हुआ, 1 साल लॉस हुआ। तो हम 3 साल को प्लस और 1 साल के प्रॉफिट को लॉस करेंगे, लॉस माइनस करेंगे और डिवाइड 4 से करेंगे। बेटा एक चीज को मैं आपकी गलतफहमी को यहीं दूर कर दूं। कई बच्चे क्या करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मानकर लॉस वाले ईयर को कंसीडर नहीं करते डिवाइड करते समय। मतलब अगर 4 साल के प्रॉफिट में 1 साल लॉस है तो चारों को प्लस तो कर लेंगे लेकिन डिवाइड 3 से करेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है बेटा। एवरेज तो आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको जितने साल के प्रॉफिट या लॉस आपने लिया है उसी से डिवाइड करना है। तो अब इसका जो आंसर निकल कर आया वो आया 1,45,000। तो क्वेश्चन क्या था कि गुडविल निकालनी थी, कौन से प्रॉफिट से निकालनी थी, कौन से एवरेज प्रॉफिट से निकालनी थी, 3 साल या 4 साल, विच एवर इज हायर। तो अब आपके सामने है विच एवर इज हायर में कौन सा हायर आया, 1,45,000। तो क्या करें भैया 1,40,000 को हटा देते हैं। अब क्वेश्चन आ गया 1,45,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट और गुडविल। गुडविल तो और भी सिंपल, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि इस क्वेश्चन में 3 इयर्स था। 3 से मल्टीप्लाई करा तो बेटा आपका आंसर आया 4,35,000 रुपए। अरे ये तो कुछ बच्चों ने मेरे से भी पहले ही आंसर सॉल्व कर रखा था। श्याम जैन, वेरी गुड। रामपाल और भी पहले, कोमल सिंह उससे भी पहले, नेहा विश्वकर्मा और पहले, श्याम जैन इससे पहले। अरे वाह वेरी गुड। जीवांशी बिष्ट 4,35,000, लव कुमार 4,35,000, अंजलि अग्रवाल 4,35,000, श्याम जैन 4,35,000। वेरी गुड बेटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा हमारा अब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, कौन सा वाला, एवरेज प्रॉफिट। इसको खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है बेटा, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। इसकी कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिखाया गया है। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट टाइप हो गया, ये आपको खुद करना है। अब ले लेते हैं बेटा अपना एवरेज वेटेड वाला मेथड ले लेते हैं, अगला दूसरा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना होता है, आपने प्रॉफिट की एवरेज ही लेनी है, बस उसको वेट से मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रॉफिट फॉर ईच ईयर विद द वेट असाइन। वेट असाइन आपको दे रखा होगा, आपको नहीं सोचना है मैं कहां से वेट लूं क्या वेट लूं, आपको गिवन होगा। आपने वही वेट्स का शुरुआत मतलब उसी से मल्टीप्लाई करना है और फिर उन्हीं वेट्स के टोटल लेकर उससे डिवाइड करना है। और जब आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाए तो अगेन आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए टोटल ऑफ वेट्स ले लेंगे और उसको डिवाइड बाय टोटल वेट से कर देंगे। क्या वेट 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 में बार बार यूज कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। सब कुछ छोड़ो, हम एग्जांपल पे आ जाते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको 1 सेकंड में। स्टेप फॉर वैल्यूएशन देखते हैं बेटा। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट, ये तो चाहिए चाहिए आपको। अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज हैं ईयर वाइज तो उसको आप प्लस या माइनस करके पहले नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करो। और जब एबनॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की बारी आती है तो वही सब आइटम्स हैं, आपको वही आइटम प्लस या माइनस करनी है। और ये सामने आपके एक एग्जाम्पल आ गया। तो ये एग्जाम्पल आपको बता रहा है कि भैया मैंने क्या कर लिया है, एक नॉर्मल प्रॉफिट ये निकाल के दे रखा है आपको पहले से ही। जब ये नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास आ गया तो मैंने क्या करा, जो मुझे वेट असाइन थे, ये वाले वेट्स बता रखे होंगे आपको क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने इन वेट्स इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि 1,05,000 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 80,000 को 2 से मल्टीप्लाई करा। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता चला गया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये मल्टीप्लाइंग वैल्यूज आ गई, वेटेड प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, जब हम इस प्रॉफिट को निकालेंगे तो इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमने मल्टीप्लाई कर करके ये वेट्स वेटेड प्रॉफिट निकाला था इन सब का टोटल ले लेंगे और टोटल वेट जो आया
15 आया, इससे डिवाइड कर देंगे। तो देखो इससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या निकल आया, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। और लास्ट पॉइंट तो सबको मालूम है, गुडविल ही निकालना है। गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी वेटेड प्रॉफिट आपके सामने है 1,40,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। बेटा सिंपल एवरेज प्रॉफिट के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाल कर उसको वेट से मल्टीप्लाई कर, उससे नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया था। वेटेड वाले में वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल कर उसको आपने नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों केसेस के अंदर मल्टीप्लाई वेरिएबल जो है आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज ही रहेगा। एक फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा इसका, फिर खत्म कर देंगे टॉपिक। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं गया है कभी टॉपिक, लेकिन अक्सर क्या होता है हम जो चीज छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, एग्जाम में वही चीज पूछ ली जाती है। तो हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हैं, कम नहीं पढ़ रहे। Anil Bimal are partners sharing profit equally. They admitted Chandar into a partnership. It was agreed to a value goodwill at 3-year purchase following weight average profit method. तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की बेसिस पे निकालना है, और पास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट्स भी गिवन है और उनके वेट्स भी गिवन है। वेट्स आपको बेटा नीचे लिखे हुए हैं, 2014 का 1 है, 2015 का 2 है, 2016 का 3 है, 2017 का 4 है और 2018 का 5 है। और प्रॉफिट्स आपको ये गिवन ही है, रिस्पेक्टिवली करके लिखा है। तो जो पहला प्रॉफिट होगा वो 2014 के लिए है, दूसरा प्रॉफिट आपका 2015 एंड सो ऑन। ऑन वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड द फॉलोइंग। अब इसके अंदर ये आपको कुछ बता रखा कि भैया ये हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, हम ये काम करना भूल गए। तो वो कह रहा है देयर वाज एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। दूसरी क्या हुआ, देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन आपको माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस प्लस करना है। ये पॉइंट आपके सामने नया आ रहा है बेटा, ये एवरेज सिंपल एवरेज में भी आ सकता था। क्लोजिंग स्टॉक as on 31st March 2017 was overvalued by 15,000। क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा गया था तो उसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा आया होगा, गलत आ गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए कम कर देंगे। और जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है वो करंट ईयर का ओपनिंग माना जाता है, इसलिए वो करंट ईयर के ओपनिंग के अंदर भी था, वही गलती। तो इसका मतलब है करंट ईयर का प्रॉफिट कम हो गया था, उसको हम बढ़ा देंगे, तो रिवर्स काम हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 सिंगल एडजस्टमेंट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट दोनों साल के प्रॉफिट पर आएगा। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना आपको बता रहा हूँ बेटा, आपके सामने टेबल है, ये नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेशन करने के लिए बताई जा रही है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि 90,000 रुपए हमारा 2014 का प्रॉफिट था, जिसमें 15,000 रुपए का आपके पास एबनॉर्मल लॉस था, तो हमने एबनॉर्मल लॉस उसमें प्लस कर दिया। 2015 के प्रॉफिट पहले ही नॉर्मल प्रॉफिट था, उसमें किसी भी टाइप की एबनॉर्मेलिटी नहीं थी, इसलिए वो 80,000 रुपए ही रहा। 2016 के प्रॉफिट में 10,000 रुपीज आपका एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ था, इसलिए आपने उसको डिडक्ट कर दिया, तो आपके पास प्रॉफिट रह गया 1,15,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक के लिए बताया गया था ओवर वैल्यूड था 15,000 रुपए से, तो ओवर वैल्यूड होने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा आया होगा, तो ज्यादा प्रॉफिट आने की वजह से एबनॉर्मल हो गया, तो इसलिए हमने उस प्रॉफिट को माइनस कर दिया 1,35,000 रुपए। और वही इम्पैक्ट नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग वैल्यू पे गया, तो ओपनिंग वैल्यू ज्यादा होने की वजह से लॉस, जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो गया था, इसलिए ये 15,000 रुपए हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। तो ये एबनॉर्मल वैल्यूज थी, ओवर वैल्यूड होने की वजह से हमने यहाँ ली थी। तो आपको जो इसमें याद रखने वाली डिजिट्स हैं बेटा, वो ये वाली हैं 5 साल के प्रॉफिट्स, जो मैं अगली टेबल में ले जा रहा हूँ आपके लिए कैलकुलेशन के लिए। अब हमारे को इनका कुछ नहीं करना, अब इसका कुछ नहीं रह गया, अब हमारे को ईयर वाइज ये नॉर्मल प्रॉफिट लेने हैं, जिससे मैं क्या निकालने वाला हूँ, वेटेड प्रॉफिट। तो बेटा आपके सामने टेबल आ गई है, ये देखो वेटेड प्रॉफिट की। 1,05,000 का प्रॉफिट 2014 का वेट 1 है, 2015 में प्रॉफिट 80,000, उसका वेट 2 है, 2016 का प्रॉफिट 1,15,000 नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ बेटा, उसका वेट 3 है, 1,35,000 वेट 4 है, 1,90,000 वेट 5 है इसका। तो ये सामने आपके वेट आ गए हैं बेटा। आप क्या करेंगे, अब आप इसको वेट को मल्टीप्लाई कर दोगे इसके अंदर इनसे, तो मल्टीप्लाई करते ही आपका जो वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, ये आपके सामने है। 1,05,000 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1,05,000, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1,60,000,
1,15,000 multiplied by 3 is 3,45,000. 1,35,000 multiplied by 4 is 5,40,000. तो ये आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके 9,50,000 आ गया। फिर आपने क्या करा, इन सब का टोटल लिया, वेटेड प्रॉफिट का टोटल ले लिया, आपने सारे वेट्स का टोटल ले लिया, तो ये दो पार्ट हमारे लिए अब मेन आ गए। तो उसके बाद हमने क्या निकाला, अपना एवरेज प्रॉफिट निकाला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 21 लाख को 15 से डिवाइड करा, 1,40,000 गुडविल निकालने के लिए। अब 1,40,000 को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, आई थिंक आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसमें भी बच्चे पहले से निकाल के बैठे हुए हैं आंसर, वेरी गुड। हमारे पास एक्टिव बच्चे नहीं है, हमारे पास प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स हैं, वेल डन स्टूडेंट्स। तो भाई सबसे पहले जो जवाब दिया था मैं उसका नाम ढूंढ रहा हूँ, मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं सबसे पहले वाले बच्चे का नाम लिखूंगा जिसने मुझे आंसर बिल्कुल सही दिया था। अरे बहुत ऊपर चले गए भाई ये बच्चे तो, हमारा सॉल्यूशन लेट हो गया, बच्चों का सॉल्यूशन पहले निकल आया, वेरी गुड। मुझे तो इसका एंड ही नहीं मिल रहा बेटा, कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, तो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया, सब बच्चों ने सही जवाब दिए, वेल डन स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड जो था, जिसमें हमने सिंपल एवरेज और वेटेड दोनों पढ़ लिया, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको दे रहा हूँ, ये हो कि आप अपने आप करोगे, सेम उसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया। कुछ भी आपको इसमें एक्स्ट्रा या नया नहीं दिखाई देगा, बस आपकी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है। आंसर भी बता रखा है कि गुडविल का आंसर क्या आएगा, आप इसको रीचेक भी कर सकते हो। हम आ जाते हैं बेटा अपने नए टॉपिक पर। जैसे मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट, अब बात आती है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड आ गया भाई। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, पहले तो इसको समझेंगे ध्यान से, पहले इसका थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस दैट इज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कि अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट से हटकर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं रेगुलरली, वो प्रॉफिट हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, सामने वाले ने भी बिजनेस में वही 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, मैं प्रॉफिट कमाता हूँ 2 लाख रुपए और वो प्रॉफिट कमाता है 1.5 लाख रुपए। तो सेम कैपिटल एम्प्लॉयड होने पर भी हमारे प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है ना 50,000 रुपए, यही मेरा सुपर प्रॉफिट है, यही मेरी मार्केट में गुडविल बनाएंगे। तो गुडविल इज डिटरमिन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। कि गुडविल को अब कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हम पहले एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते थे, इस बार हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टॉपिक भी बहुत आसान है भाई, मैं क्वेश्चन लिखूंगा और मुझे डेफिनेटली मैं श्योर हूं बच्चों के आंसर तो मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले पहले आने शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर देखो आपने क्या करना है, आपको एक्चुअल प्रॉफिट मान लो दे रखा है 50,000 रुपए, और आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 35,000 रुपए, और नंबर ऑफ ए परचेज दे रखा है 3,000 रुपए। आपको निकालना है क्या, गुडविल निकालनी है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जितनी देर में मैं बात कर रहा हूँ मुझे लगता है तेरे में तो बच्चे क्वेश्चन देखते ही सॉल्यूशन भी निकालना शुरू कर चुके होंगे इसका। तो भैया हमें करना क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला काम हमारा सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, हमारे एक्चुअल प्रॉफिट और सामने वाले के नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जो कोई भी अदर पर्सन बिजनेस में कमाता सेम काइंड ऑफ बिजनेस में, उसके प्रॉफिट का अंतर है। तो यहाँ पे मैं कमाता हूँ 50,000 रुपए, सामने वाला कमाता है 35,000 रुपए, तो टोटल मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आता है भैया, 15,000 रुपए। ठीक है, तो मेरी गुडविल कितनी हुई, गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने ईयर परचेज है, 3 ईयर्स। वेरी गुड, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए। मैं पहले ही कह रहा था भाई ये बच्चे हमारे प्रोएक्टिव है, सबसे पहले आंसर आया। अब मैं बता सकता हूँ, इस बार मुझे एंड मिल गया है। अंशुल जोशी सबसे पहले इसने आंसर दिया 45,000। फिर आया आपका पिंकी सोनू, फिर आया आपका आंसर, सही आंसर जो आया दीपांशु सोनी, फिर आया कशिश मित्तल, फिर आया कामनी झा, राजकुमार। राजकुमार हेलो क्या करूं बेटा तेरे हेलो का,
आंसर दे। फैक्ट्स 10 हिंदी, इसका आंसर आया 45 है। नाम बड़े अच्छे अच्छे रखे हैं बच्चों ने। शिवानी के 45,000। अंतरिक्ष कुमार वेटेड पे आ गए बेटा, भी हम तो आगे बढ़ गए, आप पीछे रह गए। ऋषिका त्रिपाठी 45,000। मोनिका सिंह बेटा 5,000 नहीं है, ध्यान से देखो। वी के गुप्ता 45,000। ये बहुत सारे बच्चों के आंसर सही आने शुरू हुए, वेरी गुड बेटा। एग्जाम्पल में हमने तो समझ लिया, ये तो जस्ट एग्जाम्पल था। इसके स्टेप्स देख लेते हैं बेटा एक बार। स्टेप फॉर वैल्यूएशन क्या है? सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालो आप। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे कि आपने बिजनेस में जो पैसा एम्प्लॉय कर रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हम बिजनेस में पैसे का निवेश करते हैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन आ जाती है। उसके बाद हम एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट तो वो हुआ जो हर कोई कमाता है, एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट वो हुआ जो हम कमाते हैं, हमारे बिजनेस का, हमारी फर्म का प्रॉफिट। और फिर इन दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस कहलाता है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को गुडविल में कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल है। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में जैसे बेटा मैं आपको बता रहा था, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको कभी निकालना भी पड़ जाए, इसको हम नेट असेट्स भी कहते हैं, इसको ध्यान से सुन लेना आप लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट असेट्स भी कहते हैं। तो इसको निकालने की दो अप्रोचेज है हमारे पास, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच है और एक आपकी असेट साइड अप्रोच है। तो लाइबिलिटी साइड से अप्रोच से हम कैसे निकालते हैं? कैपिटल निकालते हैं, प्लस प्लस करते हैं, रिजर्व, गुडविल अगर गिवन है बैलेंस शीट में तो वो माइनस कर देते हैं, अदर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है वो माइनस कर देते हैं, ट्रेड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता है। तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड अप्रोच थी। और एसेट साइड अप्रोच से अगर हम निकालते हैं तो सारी की सारी एसेट्स ले लो, गुडविल छोड़ दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट छोड़ दो और फिक्टिशियस एसेट्स छोड़ दो। उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड या आपके पास नेट असेट्स निकल आती है। सिंपल सा पार्ट होता है बेटा, क्वेश्चन में गिवन भी होता है कई बार डायरेक्टली। ठीक है, स्टेप्स फॉर वैल्यूएशन आपका क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका 7, सुपर प्रॉफिट मेथड का। फिर से हमारे प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स आंसर देना शुरू कर देंगे क्वेश्चन देखते ही, वेरी गुड हो जाए। X and Y, a partnership firm, intends to estimate the value of its goodwill on the basis of 3-year purchase of super profit of the firm। 3-year purchase आपको मल्टीप्लाइंग वेरिएबल बता रखा है, और कौन से प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है? सुपर प्रॉफिट से। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 1,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड भी बता रखा है आपको 1.5 लाख रुपए, हमने कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है 20%। मतलब आप 1.5 लाख रुपए बिजनेस में लगाओगे तो कोई भी लगाए, XYZ ABCD कोई भी लगाए, तो वो 20% का प्रॉफिट तो कमाता ही कमाता है। और हमारे 4 साल के प्रॉफिट्स के बारे में बता रखा है कि हमने 4 साल में ये प्रॉफिट जो है वो अर्न किया। मतलब हमारे प्रॉफिट की हम एवरेज लेंगे, सामने वाले के प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट का नाम दे देंगे। तो चलिए भाई देखते हैं इसके अंदर। अच्छा एक बार दोबारा देख लें जरा, स्लाइड में क्या क्या चीजें हमें याद रखने लायक थी। स्लाइड में हमें याद रखनी थी, एक तो नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या क्या याद रखना था बेटा, मैं सर्कल कर देता हूँ। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, कैपिटल एम्प्लॉयड 1.5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, बाकी ये प्रॉफिट तो पीछे मिल जाएंगे। ये बातें हमें याद रखनी है इसके अंदर। तो चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1.5 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ 20%, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सबसे पहले 30,000 रुपए। 1.5 लाख का 20% निकाला, बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 30,000 ये वो जो सामने वाला कमा रहा है, सामने वाला मतलब हमारा कॉम्पिटिटर कमा रहा है। हम क्या कमा रहे हैं? हम तो अपने प्रॉफिट की एवरेज निकाल रहे हैं। 35,000, 38,000, 42,000, 45,000, इन सबको प्लस करके 4 से डिवाइड करा, इनकी एवरेज निकल गई 40,000। तो हुआ क्या भाई, सामने वाला कमाता है 30,000 रुपए, मैं कमाता हूँ उसी कैपिटल एम्प्लॉयड से 40,000 रुपए। तो ऑब्वियसली मेरे और उसके प्रॉफिट के डिफरेंस को मैं क्या नाम दूंगा? सुपर प्रॉफिट का नाम दूंगा। तो कितना है मेरा सुपर प्रॉफिट? 10,000 रुपीज। और 10,000 रुपीज को अब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ ए परचेज से। तो मेरी क्या निकल आएगी? वैल्यू ऑफ गुडविल, 30,000 रुपीज। ये तो आंसर से पहले ही आंसर फिर आ गए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
मुझे लगता है बहुत आसान टॉपिक हमने छेड़ दिया आज तो। राजेंद्र पाठक 30,000, चांदनी सलूजा 30,000, SP खन्ना 30,000, प्रीति शाह 1,40,000। नहीं बेटा। नितिन 30,000, कीर्ति कोहली 30,000, कामिनी झा 37,500। नहीं बेटा, चेक करो ध्यान से, सॉल्यूशन आपके सामने है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। Average profit earned by the firm is 2,50,000, which includes overvaluation of stock of 10,000 on average basis. Capital invested in the business is 14 lakh and the normal rate of return is 15%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 times of super profit. Number of purchase की जगह डायरेक्टली बोल दिया 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, बात वही है, कुछ चेंज नहीं है, सेम चीज है। नंबर ऑफ परचेज ना देके 4 टाइम बोल दिया, तो करना तो हमें इसमें भी मल्टीप्लाई ही है। तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 2,50,000 रुपए हम एवरेज प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसमें हमने गलती से क्या करा, अपने स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर रखा है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो 10,000 रुपए फालतू आ रहा है। तो ये एबनॉर्मेलिटी है। इस एबनॉर्मेलिटी को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो सबसे पहले मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो निकल कर आया वो 2,40,000 रुपए है। यानी कि बिजनेस के अंदर मैं 2,40,000 रुपए कमा पा रहा हूं। सामने वाला क्या कमाता है वो देखते हैं। सामने वाला अगर 14 लाख बिजनेस में लगाएगा तो वो कमाएगा 2,10,000 रुपए। मतलब मैं कमा रहा हूं उस कैपिटल एम्प्लॉयड से 2,40,000 रुपए, और सामने वाला कमाता है, मेरा कॉम्प्यूटर कमाता है 2,10,000 रुपए। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, सबको मालूम होगा बेटा। सुपर प्रॉफिट इसमें हमारा आएगा 30,000 रुपीज। और सुपर प्रॉफिट निकलते ही गुडविल निकल गई। गुडविल कितनी आएगी, 4 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। 4 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, यहाँ पर 1,20,000 रुपए। कितना सिंपल आंसर। क्लियर हुआ बच्चों आपको? गुड, आंसर भी आ गए बच्चों के। फर्स्ट रिस्पॉन्सेज आर, सबसे पहला रिस्पॉन्स कुसुम कपूर, वेरी गुड। बेटा हनी चौधरी, फालतू के कमेंट नहीं करो आप, फिर ब्लॉक कर दिए जाओगे। फैक्ट्स 10 हिंदी 1,20,000। कुणाल कुमार 1,20,000। मानिक सर बेटा ये गलत आंसर है आपका। आनंद नेगी, ये भी गलत आंसर है बेटा। और हमदुल इस्लाम 1,20,000। सोनू श्रीवास 1,20,000। बहुत बच्चों ने सही आंसर दिए बेटा, आपके सामने सॉल्यूशन भी आ गया पूरा। देखिए अब इसको आप ध्यान से, ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ गया बेटा सामने, आपके क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका सॉल्यूशन आप खुद अटेम्प्ट करना, आपके सामने आ जाएगा बेटा। मैं इसको आपका चैट बॉक्स में इसका वेट करूंगा आपके इनके रिस्पॉन्स का। सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ भाई इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं पहले। 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश और ₹5,000। इट्स क्रेडिटर अमाउंट ऑफ ₹5,000 ऑन दैट डेट। The firm had a reserve fund of ₹10,000, while partners' capital account showed a balance of 60,000. If the normal rate of return is 20% and the profit earned by the firm is 30,000, including claim received 10,000, on account of goods lost by fire, find the value of goodwill at 4-year purchase of super profit. बेटा हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट रह रहा है, इसके आंसर्स मैं आपके साथ यही डिस्कस कर देता हूँ, इमीडिएटली डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक पूरा टॉपिक रह रहा है। सबसे पहले बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। इसके अंदर आप कोई सी भी अप्रोच से निकालो। 75,000 जो थी आपकी क्या थी असेट्स, उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, आउटसाइडर लायबिलिटी, या फिर आपने कैपिटल के अंदर रिजर्व ऐड कर लिए। तो दोनों ही केसेस में आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 70,000। दूसरे नंबर पर बेटा आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा बेटा, कैसे निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका 70,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा कि
हम 70,000 रुपए बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं और 20% का नॉर्मल रेट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस में इतना पैसा लगाएगा तो 14,000 रुपए कमाता है। फिर आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है बेटा? एक्चुअल प्रॉफिट तो हमारा दे ही रखा था इस क्वेश्चन के अंदर। कितना दे रखा था हमारे को प्रॉफिट अर्न? 30,000 रुपए, जिसमें से 10,000 रुपए की एबनॉर्मेलिटी जो थी लॉस बाय फायर, वो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट और हमारे एक्चुअल प्रॉफिट का जो डिफरेंस आएगा बेटा, वो आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट, जो कि आता है 6,000 रुपए। और 6,000 के बाद जब मैं इसको नंबर ऑफ योर परचेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेटा मेरे पास आ जाएगा गुडविल 24,000। शॉर्टेज ऑफ टाइम होने की वजह से बेटा मैंने ये खुद ही सॉल्व कर दिया आपके सामने, नहीं तो मैं आपके सबके रिस्पॉन्सेज यहाँ चैट बॉक्स में लेता, आपके नाम रीड करता। थोड़ा एक टॉपिक कंप्लीट करना है, हम अगले अगले टॉपिक पे आते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझे। सुपर प्रॉफिट मेथड वाज द कंपैरिजन बिटवीन द नॉर्मल प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट, कि हमने देखा कि सामने वाले के प्रॉफिट में और हमारे प्रॉफिट में क्या अंतर है। हमारा प्रॉफिट उससे जितना ज्यादा आता था हमने उसको सुपर प्रॉफिट का नाम दे दिया। तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है? कंपैरिजन बिटवीन द कैपिटल ऑफ आवर फर्म एंड द कॉम्पिटिटर्स फर्म, कि एक प्रॉफिट को कमाने के लिए हमने बिजनेस में कितनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है और सामने वाले ने बिजनेस में कितनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है, उन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कि यहाँ जो गुडविल का हम कंपैरिजन करके निकालने वाले हैं, जो गुडविल हम निकालने वाले हैं, तो कैसे निकालने वाले हैं? कैपिटल्स की तुलना करके, कि मेरी कैपिटल उसकी कैपिटल की तुलना में कितनी कम है। कम बोला बेटा मैंने, ध्यान से सुनना। सुपर प्रॉफिट के केस में मेरा प्रॉफिट उसके प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, तब मैं गुडविल बनाता हूँ। और मेरी कैपिटल उसकी कैपिटल कंपेरिजन में कितनी कम है, तब मैं गुडविल बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कम पैसा लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमाता हूँ और वो ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा क्या पैसा लगा के मेरे बराबर प्रॉफिट नहीं कमा पाता। यही मेरा एडवांटेज है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के मैं जो पैसा कमा रहा हूँ वही मेरी गुडविल है। तो गुडविल के अंदर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस और अपनी नेट असेट्स, दोनों का कंपैरिजन करके हम गुडविल निकाल लेते हैं। कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड भी इसी का एक पार्ट है बेटा। इसका थियोरटिकल एस्पेक्ट में ना जाके मैं इसका सीधा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ जाता हूँ, आपको उससे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। स्टेप इसमें भी दे रखे होंगे आपको, अभी आ जाएगा आपके सामने बेटा, स्टेप भी आ रहे हैं, देखो। सबसे पहले आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करोगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी फर्म की मार्केट में क्या वैल्यू है। तो आप कैलकुलेट करोगे अपनी क्या एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट अर्न जो है, पहले वो निकालते हो, उसको हम कैपिटलाइज कर लेते हैं। कैसे कैपिटलाइज करते हैं? जो एवरेज प्रॉफिट आप अर्न करते हो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और नॉर्मल रेट से डिवाइड करते हैं। ध्यान से समझो, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको इसमें समझाया है, एक सेकंड में क्लियर होता है ये टॉपिक। मान लीजिए हमारा एवरेज प्रॉफिट है 25,000 रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 25%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि यही 25,000 रुपए कमाने के लिए सामने वाले को कितना पैसा लगाना चाहिए, सामने वाले के बिजनेस में कितनी कैपिटल इंप्लॉय होनी चाहिए, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू 1,00,000 रुपए है। यानी कि मेरे बराबर का प्रॉफिट कमाने के लिए सामने वाले को 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसको कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका नेट एसेट्स। जैसे अभी मैंने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिया, अब मैं नेट एसेट्स निकालता हूँ। नेट एसेट्स मतलब मैंने लगा कितना रखा है। सामने वाले को मान लो 1,00,000 रुपए लगाना है, लेकिन मैंने कितना लगा रखा है, वो होगी मेरी नेट असेट्स। और कैसे निकालेंगे वो अभी आपने सीख ही लिया था बेटा, कैपिटल इंप्लॉयड वाले फॉर्मूले के अंदर असेट्स अप्रोच भी थी और लायबिलिटी अप्रोच भी थी। जैसे मान लो मेरे पास टोटल असेट्स है 1,25,000 रुपए के और मेरे पास लाइबिलिटीज है 45,000। तो यानी कि बिजनेस के अंदर मेरी तरफ से कैपिटल इंप्लॉयड है 80,000 रुपीज। तो जैसे एग्जाम्पल लिया था, कैपिटलाइज वैल्यू 1,00,000, नेट असेट्स 80,000, यानी कि जो काम मैं 80,000 रुपए से कर लेता हूं, सामने वाला उसी काम को करने के लिए 1,00,000 रुपए लगाएगा। तो जो 20,000 रुपए मैंने कम लगा रखे हैं, यही मेरी गुडविल है।
तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म और नेट एसेट्स को माइनस कर देंगे, जो मैंने अभी आपका एग्जांपल में लिया। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आया? बहुत सिंपल है। इसी का मतलब सुपर प्रॉफिट का हम कैपिटलाइजेशन भी करके कर लेते हैं। तो हम फटाफट इसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्या है क्वेश्चन। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, they decide to admit Z as a equal share. For this purpose, the goodwill is to be valued on the basis of capitalization of average profit of the total assets. आपको दे रखे 3,80,000, लाइबिलिटी बता रखी है आपको 60,000, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको बता रखा है 45,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको बता रखा है 12%। बहुत सारी चीजें जो हमें याद रखनी है इसके अंदर। तो क्वेश्चन आपके सामने ही है और हमने क्या निकालना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। और कैपिटलाइजेशन किसका करना है, एवरेज प्रॉफिट का। तो एवरेज प्रॉफिट जो है हमारा 45,000 रुपए। अभी इसको याद रखो आप, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को याद रखो 12%। ठीक है, तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाली, जैसे मैं आपको कह ही रहा था। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट था आपका कितना, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 12, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि ये क्या शो कर रहा है, 3,75,000 रुपए क्या शो कर रहा है, मेरे फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कोई मेरे बराबर का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको 3,75,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। और मैंने क्या लगा रखा है, मेरी टोटल एसेट्स थी 3,80,000, मेरी लाइबिलिटी कितनी है 60,000, तो मैंने लगा रखे 3,20,000 रुपए। तो कितना सिंपल हुआ, सामने वाला मेरे बराबर खड़े होने के लिए इतना पैसा लगाए और मैं उसके बराबर में खड़े होने के लिए इतना पैसा लगा के रखा हूं। तो इसका मतलब जो मेरी कैपिटल उसकी कैपिटल के कंपैरिजन में कम रही, यही मेरी क्या है, यही मेरी गुडविल है, यही मेरा नाम है जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूं। तो मेरी गुडविल का आंसर आएगा कितना, दोनों का डिफरेंस 55,000। क्लियर बेटा, बहुत बच्चों के रिस्पॉन्सेज सही आ रहे हैं, वेरी गुड बेटा। टाइम शॉर्ट है, रिस्पॉन्सेज मैं आपके देख पा रहा हूं, नाम लेने का टाइम नहीं बच पा रहा। ठीक है बेटा, गुडविल आ गया कैपिटलाइजेशन मेथड, क्लियर हुआ आप लोगों को? स्टेप फॉर वैल्यूएशन हो चुका हमारा। अब सुपर प्रॉफिट मेथड के स्टेप्स ऑफ वैल्यूएशन देखते हैं। इसका सिंपल सा टॉपिक क्या है भाई, इसमें आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट नहीं, आपको पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है और सुपर प्रॉफिट की आपको कैपिटलाइजेशन करना है, बस वो निकल आएगा। तो पहले स्टेप में आप क्या निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे। दूसरे स्टेप में आप क्या निकालोगे, फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे कि भाई हम कितना नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं बिजनेस से, वो कैलकुलेट करोगे आप। और फिर हमारे प्रॉफिट में और नॉर्मल प्रॉफिट में जो डिफरेंस है उसको हम सुपर प्रॉफिट कह देंगे, और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड। देखो जब हम वर्ड कैपिटलाइज वर्ड यूज करते हैं तो बेटा ध्यान रखना है आपने, उस केस में रेट को नीचे रखना है। कैपिटलाइज वैल्यू निकालते समय हम एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, हम उसमें ये करते हैं। ठीक है, और अगर हम सुपर प्रॉफिट पे निकालना चाहते हैं तो भाई आप सुपर प्रॉफिट रख दो एवरेज की जगह पर, बस। कितना सिंपल सा पार्ट है, कैपिटलाइज्ड ही तो कर रहे हैं, कैपिटलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 वो न्यूमरेटर में और नॉर्मल रेट डिनोमिनेटर में रखना है आपने। तो ये भी बहुत सिंपल सा पार्ट है बेटा, स्लाइड आपके सामने है। अब क्वेश्चन एक ले लेते हैं फटाफट इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। A firm earns a profit of rupees 2 lakh. The normal rate of return on similar type of business is 10%. The value of total assets excluding goodwill, goodwill को छोड़कर the total outsider liability आपको इसमें गिवन है 22 लाख और 5,60,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बस बहुत सिंपल हुआ बेटा, यहीं पे खड़े खड़े ही सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, 22 लाख और 5,60,000 का। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हमारा, 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है, अभी हमने निकाली 22 लाख माइनस 5,60,000, 16,40,000 रुपए। कोई नॉर्मल प्रॉफिट अगर कमाता है 16,40,000 रुपए के ऊपर तो कितना कमाएगा, 1,64,000 रुपए। मतलब मेरे बराबर की कैपिटल लगाकर
मार्केट में से अगर कोई व्यक्ति प्रॉफिट अर्न करता है तो वो इसका 10% यानी कि 1,64,000 रुपए कमाता है और मैं कमा रहा हूँ 2 लाख। ये आपके सामने है, देखो अभी हम कमा रहे हैं यहाँ पर 2 लाख रुपीज और मेरे बराबर की कैपिटल लगाकर कोई और कमाएगा 1,64,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, 36,000। तो अब गुडविल क्या हुई, इस 36,000 का कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मतलब 36,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, तो वो आ गया 3,60,000 रुपए। बहुत बच्चों के 4,44,000 आंसर आ रहे हैं, कई बच्चों के 30,000 आ रहे हैं। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट में बच्चे गलती कर रहे हैं। बेटा ध्यान से देखो, आप इसको सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। सुपर प्रॉफिट कितना आया वो निकालना है। कैसे निकालते हैं, जो पहले निकालते थे वही सुपर प्रॉफिट है। कि मेरे बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 16,40,000। तो इसका मतलब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अगर बिजनेस में कमाएगा तो इसका 10% कमाएगा, और जबकि मैं कमा रहा हूँ 2 लाख, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट हुआ 36,000। अब इस 36,000 का आपने कैपिटलाइजेशन किया है, कितना, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, ये कहते हैं कैपिटलाइजेशन। जो कि आंसर कितना आया, 3,60,000। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन है। गलती से क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए था। जीत एंड गीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल आर 3 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019. The firm earned a profit of 1,50,000. Assuming that the normal rate is 20%, calculate the value of goodwill of the firm. निकाल लोगे, दोनों मेथड से निकालनी है। कैपिटलाइजेशन करना है और क्या करना है बेटा इसके अंदर, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप देखिए इसको सॉल्यूशन को। पहले एवरेज मेथड से कैलकुलेशन कर रखी होगी। सबसे पहले आपने कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकाली, आपने मेंटेनेबल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20 करा, 7,50,000। फिर आपने क्या करा, अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ लिया। सामने वाले को 7,50,000 रुपए लगाने हैं, आपको 5 लाख रुपए लगा रखे हैं आपने। तो आपकी गुडविल कितनी हो गई, बहुत सिंपल रहा बेटा, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ये तो हुआ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट वाले से भी पढ़ लेते हैं इसको। सुपर प्रॉफिट में भैया पहले सुपर प्रॉफिट निकालोगे, मेरे प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के डिफरेंस को मैं कहता हूँ सुपर प्रॉफिट। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कितनी कैपिटल लगा रखी है हमने, 5 लाख। 5 लाख का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालता हूँ तो कितना निकल आता है, कितना रेट था हमारा, 20%, 1 लाख रुपए हो गया। जबकि मैं कमा रहा हूँ कितना, एक्चुअल प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए, जो कि गिवन था मेरे को। सामने वाला कमाएगा 1 लाख, मैं कमाता हूँ 1.5 लाख, तो मैं कितना एक्स्ट्रा कमाता हूँ, मैं कमाता हूँ एक्स्ट्रा 50,000 रुपए। तो ये 50,000 रुपए मेरा क्या है, सुपर प्रॉफिट। और इसी को कैपिटलाइज डायरेक्ट करना है बेटा। आप कैपिटलाइज डायरेक्ट करोगे तो कैसे हो जाएगा, 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके सॉल्यूशन में आई थिंक नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा था क्या, थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन के बैक पे जा रहा हूं मैं। बेटा इसके सॉल्यूशन में एक थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट है। 20% रेट ऑफ रिटर्न था, अच्छा नहीं बेटा, क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन यही था, सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यू टू ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये बेटा क्वेश्चन में यही था, कोई गड़बड़ नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट एंड फाइन सॉल्यूशन। एक्चुअली हम कैपिटलाइजेशन पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि शायद कुछ गलत हो गया, एब्सोल्युटली फाइन, नो एरर। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने के लिए नहीं कहा गया था, सुपर प्रॉफिट को 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करने के लिए ही कहा गया था, तो हमारा आंसर परफेक्टली करेक्ट है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर मान ले बेटा सुपर प्रॉफिट मांग लिया होता
मान लें अगर हम इसके अंदर हमसे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने के लिए बोल दिया गया होता तो मैं क्या करता, बड़ा सिंपल था, 50,000 रुपए था, इंटू 100 करता और उसका मैं क्या करता, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देता, तो ये मेरा आ जाता सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटलाइजेशन करके 2.5 लाख रुपए। उस केस में मेरे पास 2.5 लाख रुपए होती वैल्यू। बस यही एक चेंज है, यहाँ पे क्वेश्चन में दूसरा था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन टाइम फटाफट, टाइम इज कंप्लीटेड। आपके सिर्फ और 5 मिनट लूंगा बेटा और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स, क्वेश्चन टाइम आपके सामने है बेटा, स्टार्ट हो गया आपका। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इट रेफर्स टू द ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न दैट मच प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट। अपने पास्ट एफर्ट्स की बदौलत फर्म आने वाले समय में इतना प्रॉफिट अर्न करती रहेगी। योर टाइम स्टार्ट्स, आपका टाइम शुरू हो रहा है बेटा, जल्दी देखें क्या कहते हैं इसको, बताइए फटाफट। इसको ईयर इन विच नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कहते हैं, ईयर इन विच सुपर प्रॉफिट अर्न कहते हैं, इसको ईयर ऑफ परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, या इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते हैं। जल्दी से जवाब दें बेटा, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। गुड, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं बच्चों के, आने शुरू हो रहे हैं कि पास्ट एफर्ट्स के बेसिस पर जो हम ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेते हैं, उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम क्या कहते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं गुडविल, कुछ कह रहे हैं ट्रू। बेटा ट्रू और फॉल्स नहीं है, इसमें ऑप्शन बताना है। अब ऑप्शन आने शुरू हुए, एक बच्चे ने बोला डी, वेरी गुड, डी पहला करेक्ट ऑप्शन आया है, राहुल कटारिया। दूसरा सोनाक्षी गुप्ता, बेटा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नहीं है, यश यादव गुडविल नहीं पूछा है इसके अंदर बेटा। इसमें शिवम ऑल डियर इसने बोला है डी, वेरी गुड, बहुत बच्चों ने आंसर सही दे दिया। इसका आंसर है हमारा डी, कि नंबर ऑफ परचेज कहते हैं, मैंने येलो लाइन में पीपीटी में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस दैट इज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज, कि हम जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न करते हैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस प्रॉफिट को हम क्या नाम देते हैं। वेरी गुड, जल्दी जल्दी जवाब दें बेटा। उसको एवरेज प्रॉफिट कहते हैं क्या, उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं क्या, उसको रेगुलर प्रॉफिट कहते हैं क्या, या इसको कैपिटलाइज प्रॉफिट कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जल्दी बताएं बेटा इसको। योर टाइम इज रनिंग आउट, जल्दी बोलें। वेरी गुड, रिस्पॉन्सेज दें बच्चे। तो बेटा देखिए, टाइम आपका नाम पढ़ने का नहीं है बच्चे मेरे पास, मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, कि नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जितना मन कर पाते हैं वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज अबनॉर्मल आइटम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय कौन सी आइटम को हम अबनॉर्मल आइटम कहते हैं। नंबर 1, सैलरी टू एम्प्लॉइज अबनॉर्मल है क्या, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड नॉर्मल है क्या, आपका कमीशन रिसीव्ड नॉर्मल है, अबनॉर्मल है क्या, या ऑल ऑफ द अबव नॉर्मल है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बेटा, टाइम इज रनिंग आउट। गुड, बहुत बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। बच्चे पहले ही आंसर देना शुरू कर देते हैं, मैं देख पा रहा हूँ, नाम नहीं पढ़ूंगा अब मैं सबके। वेरी गुड बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हमारा एबनॉर्मेलिटी है बिजनेस की। इसको हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करना पड़ता है। ठीक है, ये हुआ बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन, ले रहे हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन है आपका क्या, डैश इज इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच प्लेसेस एन एंटरप्राइज इन एडवांटेजेस पोजीशन ड्यू टू व्हिच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। पूरा चैप्टर का नाम यही है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। वेरी गुड, ये तो हर कोई बच्चा सही जवाब दे देगा। वेल डन स्टूडेंट्स, वेल डन, वेरी गुड। बेटा मैं आंसर बता रहा हूँ इसका, सबको मालूम भी है, मैं नहीं भी बताऊं, छोड़ भी दूं, स्किप भी कर दूंगा, तो आप लोग बड़े जल्दी आंसर दे पाओगे इसका। ठीक है बेटा, इसका आंसर है गुडविल। गुडविल वो इंटेंजिबल एसेट है जो हमारे को एडवांटेजेस पोजीशन में रखती है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, किस चीज का फॉर्मूला है ये, जल्दी बताएं किस चीज का फॉर्मूला है, कि हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 100 करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं, तो हम क्या निकाल पाते हैं, फ्यूचरिस्टिक वैल्यू निकाल पाते हैं, नेट वैल्यू निकाल पाते हैं, कैपिटल वैल्यू निकाल पाते हैं, या कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पाते हैं। वेरी गुड, जल्दी जवाब। गुड, वेल डन स्टूडेंट्स।
Time is running out and the answer is capitalized value. Very good. बेटा कुछ क्वेश्चंस फिर अब हमने आपके लिए एज एन होम असाइनमेंट लिए हैं, आप लोग इसको देखें ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वीडियो को बाद में भी वॉच कर सकते हैं क्वेश्चन को नोट करने के लिए। सॉल्यूशन आपको खुद करने हैं बेटा, कोई दिक्कत आए तो आप अपने डाउट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ले लेते हैं, इसके अंदर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 अवेलेबल हो गया है, ये होम असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं बेटा, अब एक और होम असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया मैंने, ये भी आपके पास है, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 बड़े इजी सिंपल टॉपिक है बेटा। अब इसके बाद इसकी कैलकुलेशन हमने सीख ली है आज हमने, अब हम इसकी जो ट्रीटमेंट है वो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन करवा चुका हूँ बेटा आपको, एक बार दोबारा देख लें, जल्दी स्लाइड मूव हो गई थी। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा क्वेश्चंस का तो सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। अब बेटा कुछ सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर से लिए हैं, मैंने उठाए हैं, इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखे गए हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। बहुत बच्चे थैंक्स बोलना शुरू कर दिया, मुझे पता चल गया है बच्चे अब परेशान हो गए हैं, उनको सब कुछ समझ में आ गया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाय अभी नहीं करो बेटा, 1 मिनट का वेट करो बस। अच्छा, ये एक नई स्लाइड है बेटा, इस पे ध्यान दें जरा। आपने इस लिंक के ऊपर जाकर एक फॉर्म जो है सर्वे फॉर्म वो फिल करना है। आपके सभी स्कूल ग्रुप्स में भी ये शेयर हो गया है और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक अवेलेबल है। ये प्रोजेक्ट एस्पिरेशन जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जा रहा है, हैप्पीनेस एंड थैंक यू सर्वे के नाम से ये लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। आप इस लिंक बॉक्स में जाकर सर्वे फॉर्म को फिल करना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेटा आपका टाइम टेबल है, अब तो आप सब आदी हो चुके होंगे अपने टाइम टेबल को लेकर, सबको मालूम ही है। आपकी अब अगली अकाउंटेंसी की क्लास मंडे को है बेटा, उसके अंदर आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको पीएसआर कहते हैं। और आपको पहले बता दूं ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले सभी चैप्टर को इफेक्ट करेगा। इस चैप्टर को जितना ध्यान से समझ लोगे, आने वाले चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन तक आप कह सकते हो कि आपको बहुत जगह पर ये चैप्टर हेल्प करेगा। इसलिए आप इस चैप्टर पे अच्छे तरीके से फोकस करना, ठीक है बेटा। थैंक यू ऑल। अब आपके कोई डाउट हो तो बेटा मैं चैट बॉक्स पे आ जाता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग क्लास सर, शालू गौतम। थैंक यू बेटा। इंटरेस्टिंग तभी बनती है जब बच्चों के रिस्पॉन्सेज आते हैं, अदरवाइज क्लास मोनोटोनस हो जाती है। अगर क्लास में टू वे कम्युनिकेशन चलता है तभी क्लास इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग होती है। थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग द क्लास इंटरेस्टिंग। I would like to thanks all the co-panelists and all the other supporting teacher who are on YouTube for supporting me and continuously giving the responses of students' queries. Thanks to all. Thank you very much. नाइस सेशन बेटा, नाइस तो बच्चे होते हैं, हम तो मेहनत करते ही हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि ये बच्चे ही है जो क्लास को सक्सेसफुल बनाता है और बच्चा ही होता है जो क्लास का के फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू ऑल द टीचर्स। बेटा कोई और कुछ पूछना चाहता है?
एक बच्चे ने पूछा है कोमल सिंह सर, हाउ ओवर वैल्यूएशन स्टॉक अफेक्ट द नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में दो बातें हैं। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक, आप याद करो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप क्लोजिंग स्टॉक लेते थे, क्लोजिंग स्टॉक के साथ आप नेट सेल को प्लस करते थे और डेबिट साइड की आइटम को माइनस करके आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा गया गलती से तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब है एबनॉर्मल हो गया वो प्रॉफिट। तो इसलिए अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा हो गई है तो आपको नॉर्मल में प्रॉफिट कन्वर्ट करने के लिए आपको वो पैसे माइनस करने चाहिए जितनी और वैल्यूएशन वैल्यू है। क्लियर है बेटा? कैपिटलाइजेशन थोड़ा डाउट है मुझे बेटा, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखोगे, सॉल्यूशन थोड़ा एंड में हमने जल्दी जल्दी में क्लियर कर लिया। आप इस वीडियो को, आपको देखो बेटा बेस्ट वे क्या है, टेक्निक क्या है, अभी आपने 6 घंटे तक इस वीडियो के बारे में नहीं सोचना। 6 घंटे से 10 मिनट पहले आप अब इसको वीडियो के बारे में सोचना, फिर से जाके यूट्यूब पर अपने उस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखना जहां आपको लग रहा है कि मुझे दोबारा देखना चाहिए, और फिर 24 घंटे बाद एक बार पूरा वीडियो देख लेना। मैं गारंटी देता हूं आपको, 1 साल तो क्या, आने वाले कई साल तक आप टॉपिक नहीं भूलोगे, आपको भी इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम क्यों नहीं लिया? सीताराम कुमार बेटा, सॉरी अगर आपका नाम नहीं लिया। आपका आपका नाम मैंने अब ले दिया। मोनिका यादव, आपका नाम भी ले दिया बेटा मैंने। प्रीति शाह, हैव ए नाइस डे सर, हैव ए नाइस डे बेटा। ओके बेटा, आप क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द क्लास, अटेंडिंग द क्लास। इट वाज अ ग्रेट सेशन, थैंक्स टू ऑल।